तो आज के दिन एआई तो बहुत डेवलप हो चुका है, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग पे कोई अफेक्ट? अभी आप देखोगे एआई आ रहा है, बट कौन रिप्लेस हो रहा है? टॉप मार्केटर्स हो रहे हैं? नो। नो। मीडियोकर पीपल हो रहे हैं। किसी भी बंदे को अगर आज कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई सी भी प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस हो, तो वो अपनी कंपनी में कैसे ऑटोमेशन ला सकते हैं? सबसे पहले रूल क्लैरिटी। मैं हमेशा से एक रिस्क टेकर रहा हूँ। हाँ, तो जब आप टीम हायर करते हो तो कैसे पता चलता है कि आप एक्चुअली टीम बिल्ड कर रहे हो या सिर्फ लोगों को हायर कर रहे हो? मान के चलो वो पर्सन कल आया नहीं आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए, वो 7 दिन तक आया नहीं और पूरा कंपनी हिल गया है, क्लाइंट्स कॉल कर रहे हैं, चिल्ला रहे, पूरा सिस्टम बिगड़ गया। आप बताओ क्या रहेगा? पूरा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। मिसमैनेजमेंट हो गया। तो हमने सिस्टम बिल्ड किया? नहीं, हमने बस हायरिंग की। स्वागत है सर आपका आज के हमारे शो में। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें और आपकी एंटरप्रेन्योरल जर्नी के बारे में बताएं। यस, थैंक यू सो मच रविंद्र फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। रियली नाइस सेटअप। सो मेरा नाम नीलेश कुमटवार है। मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ जिसका नाम है नांदेड़, एंड मैंने मेरा एजुकेशन पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से किया था। एंड वाइल आई स्टार्टेड माई बिजनेस, मैं सेकेंड ईयर में था जब मैंने मेरा खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट किया हुआ था। एंड मैं एक्चुअली एक इंटर्नशिप कर रहा था ड्यूरिंग माई सेकेंड ईयर, एंड वहाँ पर आई यूज टू स्पीक एट कपल ऑफ कॉलेजेस अंडर mentors leadership. It was a program for mostly the business owners, and I was teaching them digital marketing. Okay. And वहाँ पे किसी ने कहा कि लाइक सर आपका नाम तो नील है, why don't you start something of yours? डिजिटल नील क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं? एंड मेरा नाम ही खुद लोगों ने दिया हुआ है मुझे, एंड Yes, उन्होंने yes. हमें एक नया वेबसाइट भी उन्होंने खुद से मुझे गिफ्ट किया था कि आप why don't you start? एंड मैंने बस डोमेन नेम परचेस किया था। दिस इज हाउ आई गॉट स्टार्टेड। सो कौन से ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर रहे थे? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हुआ है। ओके, मेरा भी। सेम, ग्रेट। तो कॉलेज में एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया कैसे आया आपको? देखो मैं ना इंटर्नशिप कर रहा था। हाँ। मेरा एक्चुअली जब मैं सेकंड ईयर में था तो मेरा 1 साल का ड्रॉप हो गया था। मैं 1 मार्क से फेल हो गया था ऑनेस्टली। ओके। हाँ, बस 1 ही मार्क था, एंड मेरा 1 ईयर गया था उसके लिए। एंड अब एक ही सब्जेक्ट था पढ़ाई के लिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन था कि एक तो मैं पढ़ाई करूँ एक ही सब्जेक्ट पूरा साल, या फिर मैं कुछ ट्राई करूँ। मेरे में स्टार्टअप और लीडरशिप इसमें पहले से बहुत ज़्यादा रुचि रही है, तो मैंने सोचा कि व्हाई डोंट आई स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। तो मैं खुद को लाइफ कोच बोलना स्टार्ट कर दिया था। एंड मैंने एक बुक पढ़ी थी, हाउ टू गेट फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू बी, एंड उस बुक ने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया कि लाइफ कोच बनने में। तो वाइल आई वॉज मैं अलग अलग नेटवर्किंग इवेंट्स में जाता था, तो आई मेट अ पर्सन, उनको मैंने मेरा विजिटिंग कार्ड दिया और मैंने कहा कि आई एम लाइफ कोच। अब समझो कि एक 20 साल का लड़का जिसको लाइफ का कुछ आइडिया ही नहीं है, जो रिलेशनशिप्स में नहीं रहा है, जिसने दुनिया देखी नहीं है, वो लाइफ कोच लोगों को सिखा रहा है। तो इसे नीलेश, दिस इज़ नॉट द राइट एज आप ये सब चीज़ें करने के लिए। आप एक काम कीजिए, कल आप मुझे ऑफिस में आके मिलिए। सो मैं उन्हें मिलने गया ऑफिस में। उन्होंने कहा कि देखो नीलेश, 99% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। बट मैंने कहा सर मुझे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, मुझे लाइफ कोच ही बनना है। उन्होंने कहा कि राइट है, बट अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ कोच बनने का। उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, अभी आप इंटर्नशिप करो मेरे साथ फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, ठीक है, एंड आप बिजनेस सीखो मेरे साथ, एंड जब आपको लगता है कि यस यू आर रेडी, तब आप खुद का बिजनेस भी लॉन्च कर सकते हो। एंड तब मैंने उनके अंडर इंटर्नशिप करना स्टार्ट कर दिया था। एंड तब मैंने देखा कि ये तो बिज़नेस कोच है, ये लोगों को सिखा रहा है कि बिज़नेस कैसे करते हैं, बट इसके टीम में ही कोई नहीं है, मैं अकेला ही टीममेट हूँ। तो ये देखने के बाद मैंने कहा कि इसके पास कस्टमर्स क्यों नहीं है, बिकॉज मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग तो 2 तरीके की होती है, एक तो ट्रेडिशनल और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग। तो देखा कि बहुत बड़ा गैप डिजिटल में आ रहा है कि इनका सोशल प्रेजेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट भी ढंग से बनी नहीं है। तो मैंने इमेजिन किया कि ये सेम प्रॉब्लम कितने सारे बिजनेस ओनर्स को आता होगा। मैंने उन्होंने कहा कि भैया एक काम कर सकते हैं, मेरे को सीखना है कोर्स। अब मैंने Udemy से एक ऐड दिखा था, 500 रुपये में आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। यस। तो उन्होंने 500 रुपीज़ दिए थे वो कोर्स परचेस करने के लिए। मेरा ऑफिस टाइमिंग था 10 AM to 6:30 PM ऐसा कुछ, बट मैं यूजुअली ऑफिस 8 AM को ही आता था। पिंपले सौदागर में वो ऑफिस था उस समय पे। एंड मैं 8 से लेकर रात के 11 तक मैं कुछ ना कुछ सीखते रहता था डिजिटल मार्केटिंग का। एंड सुबह में 2 घंटे सीखता और बाकी का पूरा उनके बिजनेस के लिए इम्प्लीमेंट करता। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। यस यस, करेक्ट। एंड मुझे मज़ा आने लगा और लोग मुझे इनवाइट करना स्टार्ट कर दिए। एंड पीपल स्टार्टेड नोइंग मी दैट आई एम द एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। एंड देन वाइल जब मैं 3rd ईयर 4th ईयर तक जाता, तब ऑलरेडी आई वॉज मेकिंग 1 लाख रुपीज़ अ मंथ डिजिटल मार्केटिंग। एंड तब माइंड में आया कि कॉलेज से तो 3.5 लाख का पैकेज मिल रहा है, मैं ऑलरेडी उससे ज़्यादा ही बना रहा हूँ। सो वाई टू कंटिन्यू विद द कॉलेज। तो इवन आई थॉट ऑफ ड्रॉपिंग द कॉलेज। बट ड्रॉप किया आपने? मेरा तो बहुत बड़ा ड्रीम था
ड्रॉप करने का, बिकॉज मैं हमेशा से एक रिस्क टेकर रहा हूँ. हाँ हाँ मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा रिस्क लेते हो उतना ज़्यादा आपको मिलता भी है. रिस्क है तो इश्क है, जैसा एक फेमस डायलॉग भी हाँ है. हाँ हाँ हाँ, वो तो काफ़ी फेमस है. हाँ, तो मैं सोचा, बट मेरी फैमिली ने कहा कि लाइक क्यों ही ड्रॉप लेना है, व्हाई डोंट यू कंप्लीट इट. एंड बाद में कोविड आया 2020, और उसके बाद तो आपको कहानी पता ही है. यस यस, मैंने खुद मेरा MBA ख़त्म किया है कोविड में. हाँ, एंड तब कोविड में MCQ के एग्जाम स्टार्ट हुए थे, तो वो थोड़ा सा इजी भी किया और मैंने मेरा इंजीनियरिंग उस तरीके से कंप्लीट कर दिया था. ओके. तो जब आपने एट द एज 20 एज अ लीडरशिप कोच स्टार्ट किया था, ऑडियंस का क्या रिएक्शन था? अभी तो मैंने बस स्टार्ट किया था. अब मैं, मेरे कॉलेज के बच्चे ऐसा जब डिनर पे थे तो ऐसे 5-6 लोग ऐसा ग्रुप में आके बैठते थे, वो मेरा सुनते थे कुछ ना कुछ. तो कॉलेज में कभी ऐसा हुआ कि किसी फ्रेंड्स ने ऐसे मजाक किया हो, ये यार हाँ, इसको कुछ वो आता तो, नहीं, ये भी हाँ, लीडरशिप वो कोच तो बन रहा होता है? ही है, वो तो आज भी होता ही है, वो तो हमेशा होगा लाइफ टाइम के लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मैं बोलता हूँ आपको, जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था मोस्टली, तब मेरा 5,000 रुपीज़ स्टाइफन था. तब मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि नीलेश क्या फालतूगिरी कर रहा है, यहाँ पे कॉलेज इतना अच्छा प्लेसमेंट दे रही है, ये 5,000 रुपये के लिए ये कर रहा है, माँ बाप से पैसे लेता है और यहाँ पे 5,000 रुपीज़ का इंटर्नशिप कर रहा है, पूरा फालतूगिरी कर रहा है. मुझे कहा कि लाइक तुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी थी तो तूने एक सीट क्यों वेस्ट की, किसी और को तो मिलती थी ये सीट. मैंने सुन के लिया, बट आप कुछ कर नहीं सकते थे वो टाइम पर. तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जो डीमोटिवेटिंग थे. बट एक चीज़ हमेशा से रही है कि लाइक इफ़ यू आर डूइंग द राइट थिंग, अगर आपके इंटेंशंस राइट है, आपको एंड गोल पता है, अगर आप क्लियर हो आपको एग्जैक्टली क्या करना है लाइफ में, सो आई थिंक भगवान चीज़ आपके लिए फिगर आउट हमेशा कर ही देगा. तो जब आपने एज अ डिजिटल मार्केटिंग करियर स्टार्ट किया, आपने अपनी खुद की एजेंसी भी बनाई, तो जब आपने ये बिजनेस चालू किया तो आपको इनिशियली क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो मोस्टली मेंटल चैलेंजेस होते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज तो कॉलेज जाना था. क्योंकि अब देखो, मेरा कॉलेज का टाइमिंग था ऑलमोस्ट 9 से लेकर 6:30 तक. यस. आप समझो कि मुझे बीच में मिलता था एक ब्रेक अराउंड 12:30 या फिर 1 PM, और 1 घंटे का ब्रेक होता था. कभी 12 से 1 था या कभी 1 से 2 था, जो भी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग. और दूसरा था लाइक बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक मिलता, 3, 3:30 या 4 के लिए बजे. अब मेरे पास वो 10 मिनट या 15 मिनट थे और दोपहर का लंच टाइम का 1 घंटा. तो मैं बहुत बार लंच स्किप करता था. लंच इसलिए स्किप करता था बिकॉज अगर मैंने लंच स्किप नहीं किया तो मैं क्लाइंट्स को सर्व ही नहीं कर पाता था. तो मेरे जितने भी कॉल्स थे, एक तो मैं सुबह करता और एक तो वो 12 से 1 के बीच में ख़त्म करता, और बाद में वापस से रात में आके काम करने लग गया था. तो लाइक दिस इज़ वॉज अ मेजर चैलेंज, लाइक टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेजमेंट कैसा करें. एंड दूसरा था कि लाइक ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. आपको फैमिली के साथ टाइम कम स्पेंड करने मिलता है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने मिलता है, या फिर लाइक बहुत सारी चीज़ें. मतलब इवन मुझे पता था कि लाइक वन थिंग, आई हैव टू डू दिस सेक्रीफाइसेस. करेक्ट. आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी. इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस, और कोई भी बड़ा आदमी बड़ा इसलिए बना है बिकॉज उसने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइसेस की है. जितना बड़ा आदमी बना है उतने बड़े सेक्रीफाइसेस उसने किए लाइफ में. तो जब आपने स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, तो इनिशियल क्लाइंट्स आपने कैसे अप्रोच किए? जो मैं पहले कंपनी में वर्क करता था, सो ही वॉज बिजनेस कोच, तो ऑलरेडी मेरा नेटवर्क बन ही गया था. एंड जो भी मैं, अब वो कंपनी में मैं हर चीज़ करता था. मैं टेलीकॉलिंग से लेके, सेल्स से लेके, मार्केटिंग से लेके, मैं हर चीज़ करता था. सो ऑलरेडी पीपल यूज टू नो मी एज इज राइट हैंड. सो एज सुन एज आई चेंज स्टार्टेड माई ओन वेंचर, मेरे पास तो वो नंबर खुद का ही था, क्योंकि लाइक उसने नया सिम कार्ड तो लेके मुझे दिया नहीं था. एज अ इट वॉज अगेन हिज मिस्टेक. एंड अब वो सिम कार्ड मेरे पास, मतलब वो तो मेरा ही सिम कार्ड था जिसमें मेरे फैमिली, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 साल से मैं यूज़ कर रहा था. अब जैसे ही मैंने डाल दिया कि लाइक आई हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेस, तो कहीं ना कहीं वो नेटवर्क मेरे इस पास आ गया, या फिर वो बेनिफिट आपको मिला. एग्जैक्टली. आपने जब अपनी टीम बिल्ड की, तो ज़्यादातर फाउंडर्स बोलते हैं कि हमारे टीम में प्रॉब्लम है. जब भी किसी स्टार्टअप में प्रॉब्लम आती है, फाउंडर्स बोलते हैं कि हमारे टीम में ही प्रॉब्लम है. लेकिन सिर्फ आपका ही मानना ऐसा है कि जो भी बॉटलनेक होता है वो फाउंडर ही होता है. देखो आपकी टीम क्या है, आपका रिफ्लेक्शन है. यस. आप बेवकूफ़ हो तो आपकी टीम बेवकूफ़ है. अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो आपकी टीम भी वही करेगी. गलती आप में, आपकी टीम में नहीं है. मैंने भी यही मिस्टेक्स की है, बिकॉज मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है, आपको एग्जैक्टली क्या करना है, तब तक आपकी टीम को भी विजन क्लियर नहीं है. अगर आपका टीम तो आपका ही एनर्जी शेयर करता है. मैं बहुत ज़्यादा एनर्जीज में बिलीव करता हूँ कि आपका टीम जो है, आपने अगर उनको एक गोल दिया हुआ है लाइफ में कि लाइक आपको ये करना है, तो आपकी टीम उसको फॉलो करती है, उस फुट स्टेप्स को. आपकी गलती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने उनको क्लैरिटी नहीं दी है, आपने उनको अथॉरिटी नहीं दी, आपने उनको डिसीजन पावर दिया नहीं है.
तो क्या आपकी टीम में भी माइक्रो मैनेजमेंट होता है? अभी नहीं होता है हमारे इसमें माइक्रो मैनेजमेंट। तो कैसे पता चलता है कि किसी कंपनी में माइक्रो मैनेजमेंट है या नहीं? आप हर चीज़ बोल रहे हो कि यार ये टास्क हो गया, ये काम हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। आप एज अ फाउंडर आपका काम क्या है? बिज़नेस को स्केल करना, Yes. ग्रो करना, ठीक है। आपका अगर रेवेन्यू आज 1 लाख है, आपको ये डिसाइड करना है कि मैं 10 लाख पर मंथ कैसे लेके जाऊँ। अगर आप चिंदी चीज़ें करते रहोगे कि लाइक यार इसने आज ये काम क्यों नहीं किया, कल उसने वो काम क्यों नहीं किया, इसको बोलते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। Yes. आपका आप पैसे दे रहे हो, अच्छी बात है, बट आपको डेलीगेट करना सीखना तो पड़ेगा ना। इफ़ यू आर नॉट अ मास्टर ऑफ डेलीगेशन, आप स्केल नहीं कर पाओगे बिजनेस को। ये एक्चुअली 99% कंपनीज में होता है, और मुझे भी लगता है कि जो भी कंपनी के फाउंडर है या जो उस अलग अलग टीम के जो मैनेजर्स लीडर्स होते हैं, उनको एक्चुअली ये समझना चाहिए कि माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से पूरा कंपनी का रेवेन्यू होगा या जो भी प्रोसेस होता है वो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। राइट। तो इसको सुधारने के कुछ सजेशंस? सबसे पहले है क्लैरिटी। यस। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि लाइक हर टीममेट क्या कर रहा है। लेट्स से आप मेरे पास काम कर रहे हो, मैं आपको, लेट्स से 4 लोग हैं, राज है, राज करता है मेरे लिए फेसबुक एड्स, तो उसका गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं फेसबुक एड्स ही करने वाला हूँ अच्छे से। हर चीज़ मतलब ही इज़ अ पर्सन जिसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए एड्स में कुछ चेंजेस करने नहीं करने हैं। अगेन दूसरा पर्सन है वैष्णव। अब सेकंड पर्सन को भी उसका टास्क अच्छे से डेलीगेट करना चाहिए। सबसे पहले क्लैरिटी, दूसरा हो गया डेलीगेशन, कि उसको थर्ड है वो जो पर्सन है उसको सच में इंटरेस्ट है कि अपने काम का। अगर फॉर एग्जांपल आपने डेलीगेट तो कर दिया बट उसको इंटरेस्ट ही नहीं, तो आप क्या करोगे? लेट्स सपोज आपने कहा कि आपको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, आपको मैंने बोल दिया कि यार आप करना स्टार्ट कर दो, बट आपको इंटरेस्ट ही नहीं, आप क्या करोगे? आज आप पॉडकास्टिंग इसलिए करो बिकॉज आपको इंटरेस्ट है। करेक्ट। और आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि लाइक मुझे नंबर 1 पॉडकास्टर बनना है, पुणे का, मुंबई का या फिर इंडिया का। इस विजन के साथ तो आपने स्टार्ट किया, राइट? यस। तो डेलीगेशन विद इंटरेस्ट, के आगे वाले पर्सन को इंटरेस्ट है या नहीं है। थर्ड है उनको अथॉरिटी देना, कि कोई भी काम हो आपको अथॉरिटी दिया जाता है कि लाइक आप आपके हिसाब से चीज़ें अलाइन करो। और फोर्थ है इसके अराउंड सिस्टम्स बनाना या फिर KPIs बनाना या फिर SOPs बनाना। SOPs मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि अगर कोई काम आता है तो इसी तरीके से होना चाहिए। एक मैनुअल होता है, आप इसी प्रोसेस को फॉलो करोगे नो मैटर व्हाट। जब कोई भी स्टार्टअप या कंपनी स्केल कर जाती है तो क्या वो कंपनी स्केल करती है या कंपनी में काम करने वाले लोग स्केल करते हैं? हमेशा लोग ही होते हैं जो कंपनी को स्केल करते हैं। अगर अ कंपनी विदाउट अ गुड टीम इज नॉट अ गुड टीम, नथिंग, ज़ीरो। अगर आप देखोगे वेबसाइट्स मैं बनाता हूँ, मुझे वेबसाइट का नॉलेज, मुझे मेरे बिजनेस का हर चीज़ का नॉलेज है। आप ज़ीरो से लेके हर चीज़ अच्छे से मुझे पता है। बट अगर आज मैं वेबसाइट बनाने बैठूंगा, आई एम द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट द मास्टर ऑफ नन, आई एम द मास्टर ऑफ डेलीगेशन। अगर मैं आज की डेट में वेबसाइट बनाने दूंगा बैठूंगा खुद, मैं वेबसाइट अच्छी बना सकता हूँ। अगर मेरा टीममेट 10/10 बना सकता है, मैं आज 7/10 बना सकता हूँ। बट वो वेबसाइट जो मैं खुद बनाऊंगा उसमें मेरा टाइम जाएगा। और अगर वो सेम वेबसाइट अगर मैं बेचने जाऊँगा, मैं कितना कमा पाऊँगा? 15 से 20 हज़ार रुपये, बिकॉज वही क्वालिटी में दे पाऊँगा क्योंकि मैंने लिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट्स बनाई है। बट जो मेरे टीममेट्स जो 200-300 वेबसाइट्स बना के बैठा हुआ है आज, उसका वेबसाइट मैं 1 लाख में बेच सकता हूँ मार्केट में। यस। और काम किसको करना है? मेरे टीममेट को करना है। एंड आखिरी में प्रॉफिट किसका हो रहा है? कंपनी का। और मेरे पे कितना डिपेंडेंसी है? ज़ीरो। तो इस तरीके से होता है कि लाइक टीम ही होती है जो कंपनी को ग्रो करती है। अच्छे मेंबर्स हायर करना बहुत बड़ा टास्क है। तो जब आप टीम हायर करते हो तो कैसे पता चलता है कि आप एक्चुअली टीम बिल्ड कर रहे हो या सिर्फ लोगों को हायर कर रहे हो? मान के चलो वो पर्सन कल आया नहीं आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए, वो 7 दिन तक आया नहीं और पूरा कंपनी हिल गया है, क्लाइंट्स कॉल कर रहे हैं, चिल्ला रहे, पूरा सिस्टम बिगड़ गया, आप बताओ क्या रहेगा? पूरा मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। मिसमैनेजमेंट हो गया। तो हमने सिस्टम बिल्ड किया? नहीं, हमने बस हायरिंग की। बट अगर वो टीममेट 7 दिन तक आया नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमको, 1-2% का फ़र्क पड़ा, बट वो क्लाइंट को कोई और टीममेट संभाल ले रहा है, उसका काम प्रॉपर्ली दूसरा टीममेट देख रहा है, उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम। भले से अगर वो टीममेट हो या ना हो, आपका कंपनी रन हो रहा है। अभी रिसेंटली हमने हमारे CEO को फायर किया कंपनी से, जस्ट बिकॉज हिज वर्क वॉज नॉट अप टू द मार्क। कंपनी को कुछ हुआ नहीं हुआ, बिकॉज सिस्टम था, दूसरे टीममेट ने वो टेक कर दिया उस काम को। मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट पोजीशन के रोल पर्सन को हमने हायर कर दिया। हमने और 2-3 लोगों को फायर किया जो सीनियर मैनेजमेंट में थे। तो क्या जो कंपनी का फाउंडर होता है, क्या उसे भी कंपनी में जितने भी काम हो रहे अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो क्या फाउंडर को भी वो सब काम आना चाहिए? नॉट एडवांस लेवल तक बट एटलीस्ट बेसिक लेवल तक। ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रोसेस बिल्डअप करना है।
और मेन है क्वालिटी मिल रही है या नहीं है, वो चीज़ है। क्लाइंट का काम डेडलाइन पे ख़त्म हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ज़रूरी है। आप वो सीख के भी क्या करोगे काम को? आपको ये है कि आपको काम समझना ज़रूरी है, एग्जैक्टली वर्क कैसा करता है, क्योंकि कभी कभी आपको भी आंसर्स देने पड़ते हैं क्लाइंट्स को। बट आप हर काम करते बैठोगे तो मेन काम जो है बिजनेस स्केल करने का, वो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। तो आपने अभी बताया कि आपका जो पूरा बिजनेस है अभी वो पूरा ऑटोमेशन पे चल रहा है, राइट। तो एक वक्त तो रहा होगा कि जब आप मैन्युअली टीम को हैंडल कर रहे थे, हाँ, तो उस टाइम पे आपका सबसे लोएस्ट मोमेंट क्या था? लोएस्ट मोमेंट ये था कि जब क्लाइंट्स मेरे पे पीछे पड़े, ये काम भी कर लो वो भी काम कर लो, एंड आई एम लाइक मैं हॉलीडे पे आया हूँ और मैं हॉलीडे पे स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि यार इसका काम है, मैं लैपटॉप हर जगह पे कैरी करके जा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज कुछ क्लाइंट का अर्जेंट काम आ गया तो मुझे करना तो पड़ेगा। यस। तो मैंने देखा कि यार मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने देखा कि यार मुझे 1 करोड़ में से अगर मैं 1 करोड़ अर्न कर रहा हूँ तो उसका 40% ऐसा प्रॉफिट अर्न करना है, या फिर लाइक 20-30 करोड़ का 10-15% अर्न करना है और मुझे फ्री होना है। तब मैंने डिसाइड किया कि यार ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी है, और मैंने बोला कि यार ये मैं कब तक करूँगा, अगर मैं यही कर रहा हूँ तो मैं फिर जॉब करना ही बेटर है, राइट? कि अगर मुझे ही हर चीज़ करना है आज की डेट पे, तो इससे अच्छा मैं जॉब ही कर लूँ जहाँ पे 1-2 करोड़ का अच्छा पैकेज ले लूँ। व्हेनेवर बिजनेस ओनर स्टार्ट्स अ बिजनेस, उनका एक विजन होता है कि यार ये मेरा बेबी है, मुझे इसको इस लेवल तक लेके जाना है। किसी भी बंदे को अगर आज कंपनी स्टार्ट करनी है, कोई सी भी प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस हो, तो वो अपनी कंपनी में कैसे ऑटोमेशन ला सकता है? सबसे पहले रोल क्लैरिटी, कि सब अपने मेंबर्स को रोल का क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरा है कि लाइक SOPs बनाना है या फिर KPIs बनाना है या फिर वीडियोस बनाना है कि ये काम इस तरीके से किया जाता है प्रॉपरली। आप पूरा वो वीडियो भी बना सकते हो, लाइक ये स्टेप्स है, ये फॉलोअप करो, ठीक है? और उसके बेसिस पे आप वीडियोस बनाओ। फॉर एग्जांपल आपने जूम ऑन कर लिया, रिकॉर्ड कर लो पूरा कि ये काम है पूरा, अब वेबसाइट बनानी है, पूरे स्टेप्स बताओ। पहला है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट लेना है वेबसाइट के लिए। दूसरा है क्लाइंट को ये चीज़ें बोलने के लिए कि आपको 30 डेज़ के बाद हम लोग फर्स्ट ड्राफ्ट देंगे वेबसाइट का, उसके बाद और 7 डेज़ के बाद सेकंड ड्राफ्ट देंगे, बाद में और 2 दिन के बाद थर्ड ड्राफ्ट या फाइनल हम लोग कर सकते हैं। ये जो भी चीज़ें है ना, आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन करो। डॉक्यूमेंटेशन करके आप पूरा एक फोल्डर्स बनाओ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। अब जैसा बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया, आप उसके लिए पूरा उसका ट्रेनिंग, या फिर जो एक्सपर्ट है उस इंडस्ट्री से, या फिर लाइक जो आपके पास ऑलरेडी टीममेट होगा, या फिर लाइक कोई फ्रेंड होगा, उसको बोल सकते हो कि लाइक इसका प्रोसेस कैसा होना चाहिए एग्जैक्टली। या फिर आप ChatGPT से पूरा प्रोसेस बनवा सकते हो और उसके वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो कि दिस इज़ द प्रोसेस दैट हैज़ टू बी फॉलोड। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का प्रोसेस अलग है, हायरिंग का प्रोसेस अलग है, तो ये प्रोसेस पूरे बना के हमको रेडी रखने पड़ेंगे। तो कोई भी नया फाउंडर है जिसको ये स्टार्ट करना है, तो ये पूरे प्रोसेस बनाए एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। तो आज के दिन AI तो बहुत डेवलप हो चुका है, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा कुछ भी। नहीं, एक्चुअली मैं जितने भी एजेंसी ओनर्स से मैं अभी मेरा भी कांटेक्ट है, या जितने भी एक्चुअली मेरा भी बैकग्राउंड डिजिटल मार्केटिंग से है, तो मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स है जो मेरे दोस्त थे, कलीग्स है जो पहले मेरे साथ कंपनी में थे, वो उनको एक्चुअली अभी कंपनी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि SEO करने जाते हो तो AI का कंटेंट देखो वो शिफ्ट, देखो परिवर्तन हाँ जीवनाचे नियम है। ये बहुत एक फेमस डायलॉग है। अभी आप देखोगे तो चेंज तो होगा ही, और चेंज इज अ कांस्टेंट। यस, करेक्ट। तो रहेगा, आप कितना चेंज करते हो, आप खुद को कितना एवॉल्व करते हो, वो बहुत ज़रूरी है इसमें। अभी आप देखोगे AI आ रहा है, बट कौन रिप्लेस हो रहा है? टॉप मार्केटर्स हो रहे हैं? नो, मीडियोकर पीपल हो रहे हैं। यस, जो बस करना है बोल के काम करते हैं ना, वही रिप्लेस होंगे सबसे पहले। तो AI ऐसा नहीं कि लाइक वो डिजिटल मार्केटिंग को रिप्लेस करेगा, ऐसा नहीं है। AI विल जस्ट रिप्लेस द मीडियोकर पीपल और द मीडियोकर सिस्टम्स। जो लोग काम की चोरी करते हैं वो डेफिनेटली रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम तो AI कर ही दे रहा है। क्योंकि जो दिन भर में वो काम कर रहे हैं वो तो AI जल्दी से कर देगा, और जो टॉप परफॉर्मर है जो दिल से काम करता है उसको AI रिप्लेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि टॉप परफॉर्मर AI को साथ में लेके काम करेगा। यस। अभी इनफैक्ट AI ने हमारा काम ज़्यादा आसान कर दिया है। हाँ, वो तो है। एक्चुअली मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स में जो भी डिजिटल मार्केटर्स है जो SEO में काम करते, तो रिसेंटली मेरे एक दोस्त के साथ मेरा कांटेक्ट हुआ, तो उसको एक प्रॉब्लम आई थी कि जब उसके वेबसाइट का रैंकिंग डाउन हो गया था, तो जब एक्चुअली उसको तो समझ नहीं आ रहा कैसा हुआ एक्चुअली है, तो उसने लिंक्डइन पे 2-3 एक्सपर्ट्स के साथ कांटेक्ट किया, लेकिन उसको जॉब में मिला कि एक एक्सपर्ट बोल रहा है कि आपके वेबसाइट पे AI कंटेंट है, उसके लिए वो आपका रैंकिंग डाउन हो गया, आप उसको बदल दो या रिफ्रेश कर दो, मैनुअल कंटेंट डालना पड़ेगा। और दूसरा जो एक्सपर्ट है
तो उसको वो पूछा कि वो बोल रहा है कि नहीं AI कंटेंट से अभी कुछ नहीं होता, गूगल भी AI कंटेंट एक्सेप्ट करता है। तो किसका हम सुने अब? देखो, आप अगर देखोगे तो अगर आप चैट जीपीटी से कुछ कंटेंट लिखवाते हो तो यूजुअली उसका एक लैंग्वेज होता है लिखने का, वो डैश डालता है या फिर कभी ज़्यादा स्पेसिंग डाल देता है 2 वर्ड्स के बीच में, 3 वर्ड्स के बीच में। आपको अगर आप उनका भी कंटेंट यूज़ कर रहे हो, अभी देखो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लाइक आप आपके पॉइंटर्स भी डालो और आपको कंटेंट जो आ रहा है उसको कॉपी पेस्ट मत करो, थोड़ा आपका ह्यूमन टच भी डालो। उसमें आप कुछ प्रॉम्प्ट्स डालो प्रॉपरली कि लाइक ऑल्सो मेंशन दिस, कुछ नंबर्स के साथ प्ले करो, ये करो वो करो, या फिर इन्फोग्राफिक्स बनाओ, वो सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हो। साथ ही साथ ये पूरा कंटेंट कॉपी आप चैट जीपीटी से करके cloud.ai पे डाल सकते हो, एंड वहाँ पर डालने के बाद जो कंटेंट cloud.ai लिख के देगा आपको, वो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि एसईओ में रैंकिंग में भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, आपका माइंड भी थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लाइक यहाँ से कंटेंट आया मैंने फेंक दिया, ऐसा नहीं। तो कहीं ना कहीं अच्छा कॉपी राइटर उसको हेल्प आउट कर सकता है, उसको रिफ्रेश करने में। आपको AI को यूज़ करना है, मतलब एज अ कोलैबोरेटर यूज एग्जैक्टली ऐसा, वो उसको मान के चलो ये मेरा टीममेट है AI, ये दुश्मन थोड़ी है। यस, हम लोग थोड़ी अब AI से कोई कॉम्पीट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता कॉम्पीट, बट उसका एज अ पार्टनर बनाओगे तो आप कितना आगे चले जा सकते हो। करेक्ट। तो जब इनिशियली आपने आपका जो स्टार्टअप है जो आप बिल्ड कर रहे थे, तब आपने ऐसे कौन से डेली टास्क रहते थे आपके जो इनडायरेक्टली आपकी ग्रोथ को रोक रहे थे? मैं तो सभी कर रहा था, मैं तो सेल्स कर रहा था, मैं ही पर्सन था जो बिजनेस लेके आ रहा था। मैं ही था सबसे पहले वहाँ पे आके जो क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करता था, प्रोस्पेक्टिंग करता था, टेली कॉलिंग करता था, बाद में वो क्लाइंट को के ग्राफिक्स बनाता था, एडिटिंग करता था, फिर एड सेंड करता था। मतलब सब कुछ आप ही सब कर ऑल रहे इन थे? वन मैन आर्मी। मैं बहुत खुश था कि यार मेरे को सब कुछ आता है, मैं पैसे बचा रहा हूँ, बट मेरा विजन कुछ छोटा था, मुझे बस 1 लाख कमाना था। बट जब आप पिक्चर से थोड़ा सा बाहर आके देखते हो कि आपको अगर कुछ लाइफ में बड़ा करना है, तो आपको देखना पड़ता है कि यार आपका 1-1 मिनट भी ज़रूरी है। करेक्ट। आपका जो काम है अगर कोई पर्सन कर सकते हो, लेट्स से रविंद्र आप मेरा कोई काम कर सकते हो, ठीक है, और मुझे बोलते हो कि लाइक नीलेश मैं आपका जितना आपका स्ट्रेस है पूरा आपका पूरा काम मैं कर सकता हूँ, मुझे XYZ नंबर ऑफ सैलरी चाहिए एंड वो मेरे बजट में है, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू ऑनबोर्ड यू। व्हाई? बिकॉज आई नो मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर मैं जितना फ्री रहूँगा उतना मैं कंपनी के बारे में सोच सकता हूँ। सपोज अभी देखोगे तो मैं लास्ट 3 डेज से बैक टू बैक कुछ ना कुछ अलग अलग पॉडकास्ट शो में जा रहा हूँ, बट मेरा कंपनी तो चल रहा है, राइट? Yes. मैं नांदेड़ से ऑलमोस्ट लाइक लास्ट 1 वीक से ट्रैवल ही कर रहा हूँ, पुणे मुंबई, बट कहीं ना कहीं बैकएंड में कंपनी चल रहा है, तभी तो हम लोग आज फ्री हूँ मैं। अगर मैं स्ट्रेस आउट रहता तो मैं पॉडकास्ट के लिए मैं आ भी नहीं पाता। करेक्ट, करेक्ट। तो जब आपने आपका बिजनेस है जो आपने पहली बार ऑटोमेशन पे डाला, तो सबसे पहले क्या चेंजेस हुआ आपके लाइफ में? कम्युनिकेशन। आप देखोगे सबसे पहले आप क्लाइंट को क्या आदत थी, कुछ भी हुआ नीलेश को कॉल लगाओ, नील मैनेज कर लेगा। क्लाइंट को तो अरे हम लोग नील आपको पैसे दे रहे हैं, हमको किसी आपके बंदे से बात नहीं करनी है। तो क्लाइंट को लगने लग गया कि यार अब नील नहीं रहेगा, हम पता नहीं अब आगे वाला पर्सन कैसा रहेगा, वो काम करेगा ठीक से नहीं करेगा। तब क्लाइंट को समझाना पड़ता है हमें कि सर आपका काम जिसको हमने दिया हुआ है, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन टू दिस इंडस्ट्री। मुझे बोलना पड़ता है, देखो मैं पहले आपका सारा काम करता था, बट साथ ही साथ मैं आपके जैसे और 10 क्लाइंट्स भी मैनेज करता था। आई वॉज नॉट एबल टू गिव इनफ टाइम टू यू। सो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइबल भी नहीं था। अभी मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज मैंने एक एक्सपर्ट रखा है जो कि बस 5 या 6 प्रोजेक्ट्स ही मैनेज कर रहा है, एंड वो आपके अकाउंट्स पे आपको रिजल्ट्स लाने के लिए आपके साथ मिलकर वर्क कर रहा है। तो मुझे बताओ आप क्या करना चाहिए, आपको मेरा मीडियोकर वर्क चाहिए या फिर आपको एक्सपर्ट का वर्क चाहिए? मैंने कहा कि आप 1-2 मंथ्स देखो, आपको अगर ठीक लग रहा है आप कंटिन्यू कीजिए। एंड क्लाइंट्स ने माना वो, एंड क्लाइंट्स ने देखा कि यार हमको और बेटर सर्विस मिलनी स्टार्ट हो गई है। तो आपने अपनी इनिशियल टीम कैसे बिल्डअप की? इनिशियल टीम तो सारे जो फ्रेंड्स थे उनसे बात करो, या फिर लाइक जो भी इंटरेस्टेड थे कि लाइक कोई म्यूज़िक में इंटरेस्टेड था, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड था, एवरीवन वाज लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म, एंड आई वाज अ पर्सन जिसने प्लेटफॉर्म बिल्ड किया। तो लोग कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर दिया, फिर लाइक आप देखो हम लोग फ्रीलांसर्स को आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया था हमने कहा हमारा काम एकदम इनिशियल स्टेज पे। बट हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज़ किया कि लाइक बस फ्रीलांसर्स को काम नहीं दे सकते, वी हैव टू हैव आवर ओन टीम, बिकॉज एक कंपनी में कल्चर बनाना ज़रूरी है। तो इनिशियल टीम तो हम लोग इंटर्नशाला से ही हायर करते थे, बिकॉज तब बजट भी नहीं था हमारे पास। तब हम लोग इंटर्न्स को ही हायर करते थे 5,000-6,000 रुपीज़ में बैक इन 2021। तो अभी आप फ्रीलांसर्स रखते हैं या पूरी टीम फुल टाइम ही है? अभी हमारे पास कोई इंटर्न्स और फ्रीलांसर्स नहीं है, और हम लोग फ्रीलांसर से वर्क कराते भी नहीं है। हम तो एक तो क्लाइंट को डायरेक्टली मना करते हैं कि आप जो भी फ्रीलांसर है आप उनसे बात कर लो,
या फिर हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि लाइक अगर कुछ बहुत अर्जेंट भी आता है डेडलाइन, हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि लाइक मेरा टीम अभी फुल है, मे बी आपको 3 दिन का वेटिंग टाइम या फिर 7 डेज़ का वेटिंग टाइम करना पड़ेगा। सो कभी कभी क्लाइंट्स वो वेटिंग टाइम पीरियड एक्सेप्ट कर लेते हैं और उतना वेट करते हैं। ओके। तो अभी रिसेंटली अभी आपने बताया कि आप पिछले 1 हफ्ते से ट्रैवलिंग कर रहे हो या वहाँ आप पॉडकास्ट शूट करते हो, राइट। तो इस समय आपकी टीम आपसे कैसे इंडिपेंडेंट काम करती है? मतलब अभी आपके बिना ही भी चल रही है? हाँ, अभी मेन कैसा होता है कि एक ऑथोरिटिव पर्सन होता है कंपनी में। हाँ। अब देखोगे रतन टाटा जी आज हमारे साथ नहीं है, यस। बट क्या उनके सारे बिजनेसेस बंद हैं आज? नहीं। चल रहे हैं, नए नए कार्स भी लॉन्च हो रहे हैं। क्यों? सिस्टम बनाया हुआ है अच्छे से। वैसे ही हमने हमारी कंपनी में, हमारी भी ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, बट हमने सिस्टम्स बिठाए हुए हैं हमारी कंपनी के अंदर, सबको टास्क दिए हुए हैं अथॉरिटी पोजीशंस पे। अभी हमारे पास 2 लोग होते हैं जो क्लाइंट फेसिंग होते हैं, एक तो CEO होता है और एक तो मैनेजर होता है, या फिर एक CEO भी हम लोग उसे बोलते हैं। तो वो दोनों पूरा क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं। कुछ भी आता है क्लाइंट्स उनसे कम्युनिकेट करते हैं। मेरी टीम जो CEO है या फिर COO है, वो हमारे बाकी टीममेट से बात करते हैं और वो टास्क खत्म करके लेते हैं। हमारा एक भी टीममेट अपार्ट फ्रॉम द 2 टीममेट्स जो क्लाइंट फेसिंग है, क्लाइंट के ग्रुप्स में एडेड नहीं है। सिर्फ 2 लोग ही हैं जो क्लाइंट को फेस करते हैं ऑफिशियल कंपनी के नंबर से। क्योंकि अगर मेरे टीममेट्स सारे टीममेट्स को मैं क्लाइंट के ग्रुप्स में ऐड करना स्टार्ट कर दूँ तो कुछ ना कुछ क्लाइंट का चीज़ें आएगा, चेंजेस आएंगे, तो उनको फोकस नहीं करने आएगा अच्छे से। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस आपने इम्प्लीमेंट किया जो जिसके चलते आप इतना बड़ा सिस्टम बिल्टअप हुआ? हमने बहुत सारे प्रोसेस लाए, हमने बहुत बार फेल हो गए हम लोग डेलीगेशन में सीखते सीखते। बहुत सीखना पड़ा अलग अलग रिसोर्सेज से, मेंटोर से कि एग्जैक्टली कैसा करें। डेलीगेशन ऐसा नहीं है कि लाइक आप बस आपका काम किसी को दे रहे हो ताकि लाइक आप फ्री हो जाओ। आपको डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ते हैं बहुत बार अपने बिजनेस में कि लाइक ये पर्सन इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाए ताकि लाइक आगे ये पर्सन को डिसीजन लेना है कि लाइक जो भी होगा आगे वो पर्सन डिसीजन ले सकता है। किसी भी क्लाइंट का काम अगर फेल हो जाता है या क्लाइंट्स को जो रिजल्ट चाहिए तो वो नहीं मिल पाते, तो उस समय आप एज एम्प्लॉय को ब्लेम करते हैं या जो प्रोसेस होता है उसको फिक्स करते हैं? मुझे बताओ, एक बार गलती हुई, गलती सबसे होती है। Yes. एक बार गलती हुई तो ह्यूमन एरर है। Yes. 2 बार गलती हुई मान सकते हैं, बट अगर एक ही गलती बार बार रिपीट हो रही है तो आपने अपने मिस्टेक से लर्न नहीं किया। तो आप ही आंसर बताओ। एम्प्लॉयज ही। एग्जैक्टली। तो अगर मिस्टेक एक ही मिस्टेक बार बार हो रही है, आप फेल हो, आप मिस्टेक्स करो बट अलग अलग मिस्टेक्स करो। इफ़ यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक्स द एम्प्लॉय इज फेलिंग, करेक्ट। बट इफ यू डूइंग डिफरेंट मिस्टेक्स तो द सिस्टम इज फेलिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। आपको फिर वो सिस्टम मतलब वो नई चीज़ें भी उसमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी। लाइक यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, लेट मी ऐड दिस इन द सिस्टम एज वेल। तो अभी कौन सा कोई ऐसा काम है जो आप खुद करते हो जो आपको अभी नहीं करना चाहिए? अभी सेल्स है जो यूजली मैं करता हूँ, बिकॉज अभी जो हाई टिकट क्लाइंट्स हैं जो भी 1 लाख के ऊपर है, वो अभी के लिए क्लाइंट मीटिंग्स एंड ऑल मैं करता हूँ, क्योंकि उसमें कभी कभी मेरा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लगता है क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। करेक्ट। हाँ, बट अगेन आई थिंक और 2-3 महीनों में वो टीम कैन टेक केयर होता है। तो अगर वो भी अगर होता है तो फिर लाइक मेरा डिपेंडेंसी और कम हो जाएगा इसमें। आप हर दिन बिजी रहते हैं, तो आपके पीछे आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, तो इसके पीछे का एक्चुअली राज क्या है? अभी सबको एक ड्रीम दिखाया हुआ है मैंने। इमेजिन इफ दिस कंपनी गोज टू 100 crores, इफ़ यू आर हैविंग अ टीम ऑफ 100 to 200 मेंबर्स और वर्किंग, आप ही होंगे जो उस टीम को लीड करोगे। आपको 10 जगह भागने की ज़रूरत नहीं है फॉर जॉब। दिस कंपनी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैंने कहा कि हमने हमारे कंपनी के अंदर एंटरप्रेन्योर्स बना के रखे हैं। वो जो माइंडसेट होता है ना एंटरप्रेन्योर का, वो बना के रखा है कि आप एंटरप्रेन्योर बोल के काम करो मेरी कंपनी में, आप एम्प्लॉय बोल के मत करो। अगर आप एंटरप्रेन्योर बोल के काम करोगे तभी आप इस कंपनी को ग्रो कर पाओगे। अगर बस एम्प्लॉय बोलकर काम करोगे, आज मेरे साथ हो, कल अगर आपके स्किल्स अपग्रेड नहीं हुए तो परसों किसी और के साथ रहोगे। करेक्ट। मतलब आपको लाइफ टाइम भटकते रहना है अलग अलग जॉब्स के थ्रू, या फिर एक जगह पे स्टेबल रहना है। और हमेशा स्टेबिलिटी विल क्रिएट मोर मनी इन द लॉन्गर टर्म। तो हमने वो विजन्स मिशन दिखाए हुए हैं टीममेट को, ड्रीम्स दिखाए हुए हैं कि लकी हमें अचीव करना है, एंड एवरी वन इज़ काइंड ऑफ वर्किंग ऑन द ड्रीम्स। वी हैव इंसेंटिवाइज मॉडल कि लेट्स से कि अगर इतना इतना कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इसमें से XYZ नंबर ऑफ प्रॉफिट जो है सारे टीममेट्स पे बांटा जाएगा। उसमें हाई परफॉर्मेंस का है, एंड सबका ट्रैक हम लोग एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करते हैं जिसका नाम है एप्लॉय। तो ये हर 10 मिनट में 3 स्क्रीनशॉट्स लेता है। तो
तो वहाँ से हम लोग ट्रैक करते हैं कि लाइक हर टीममेट वहाँ पर क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, वो कौन से वेबसाइट्स विजिट कर रहा है, क्या वो हमारी कंपनी का ही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो फॉर मी हमारे जो सीनियर मैनेजर्स है वो एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर को देखते रहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। और मेरा मेट्रिक्स ये है कि लाइक कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं क्लाइंट से। अगर क्लाइंट के कंप्लेंट्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब मेरा टीम अच्छे से वर्क कर रहा है। बट अगर क्लाइंट के कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो मेरा सीनियर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गलती कर रहा है बाय फॉर मॉनिटरिंग द टीम। उस तरीके से आगे उसको हम लोग रीवर्क करते हैं उस पर। तो अगर हमारे एम्प्लॉय में ऐसा माइंडसेट डेवलप करना मतलब बहुत बड़ी बात है, तो आप ऐसे एम्प्लॉय का माइंडसेट ऐसा डेवलप करते हो या जिसका माइंडसेट ऐसा है उसको ही हायर करते हो? मेन है आपको हायर ही करना चाहिए ऐसे लोगों को जिसका माइंडसेट अच्छा है। आप कोई ऐसे इंसान को हायर कर रहे हो जो बहुत टैलेंटेड है बट उसका माइंडसेट ही नहीं बड़ा होने का लाइफ में, इज़ ओके विद वेर ही इज़। आप देखोगे दुनिया में सबको बड़ा बनना है। आप मुझे बताओ कि आप जब 21-22 ईयर्स जब कॉलेज में थे, आपने कभी ड्रीम देखा था कि आपके पास पुणे में बड़े फ्लैट्स होने चाहिए, बंगला होना चाहिए? और मुझे बताओ आपके साथ आपके फ्रेंड्स ने भी सेम ड्रीम देखा था? करेक्ट। आप यही इमेजिन करो कि जो 100 लोग हैं उनमें से कितने लोगों के पास वो सारी चीज़ें अचीव कर ली उन्होंने? नहीं की, राइट? नहीं की। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोटिवेशन खत्म हो जाता है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है। मतलब जो लोग क्लियर नहीं है वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक लाइक क्लैरिटी लाना, और दूसरा एक लाइक वो एम्प्लॉयज़ को ही हायर करना है, फिर टीममेट्स को हायर करना है कि लाइक वो आर ऑन मोटिवेटेड कि लाइक यार हमको टैलेंट भी है, थोड़ा सा कम टैलेंट हायर करो आप चलेगा, बट हु इज़ देयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप एकदम टैलेंटेड पर्सन को आज हायर कर लोगे और वो मोटिवेटेड नहीं है तो नया चीज़ सीख ही नहीं पाएगा। एंड आज की दुनिया तो ऐसी शिफ्ट हो रही है जहाँ पे इनोवेशन आपको लेके आना पड़ता है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ आप कहाँ से ढूंढते हो? मिल जाते हैं मतलब एम्प्लॉयज़ कैसा है कि लाइक हम लोग अलग अलग चैनल्स यूज़ करते हैं। पहला हम लोग के पास होता है रेफरल्स, कि हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ किसी को रेकमेंड कर रहे हैं क्या। तो जो रेकमेंड करते कभी बहुत बार वो अच्छे होते हैं, तो पहला आते हैं रेफरल्स के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं पहला। दूसरा हम लोग प्लेटफॉर्म्स पे जाते रहे, naukri.com हो गया, लिंक्डइन पे हो गया, एंड वहाँ से एक हम लोग टास्क देते सभी को। जैसे अगर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करना है, अब मैं 100 लोग आते हैं तो 100 लोगों की थोड़ी प्रोफाइल्स देखते रहूँगा, मेरे पास सिंपल है मैं टास्क देता हूँ सबको। अब मैं कंपलसरी तो नहीं बोल रहा हूँ कि यार तुमको काम करना ही है, तो 100 में से 10-20 लोग सबमिट करते हैं जिसको सच में जॉब की ज़रूरत है, जिसको नहीं है वो छोड़ देगा। तो जो 20 लोग टास्क दे रहे हैं मैं उनके ग्राफिक्स देखूँगा, उसमें से जो ग्राफिक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं उनका मैं प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करूँगा, एंड जो प्रोफाइल्स मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ उनका मैं बाद में पोर्टफोलियो दूंगा लास्ट में। एंड देन उसका जिसका पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा है हम लोग फिर उसको इंटरव्यू में बुलाते हैं 2 या 3 लोगों को, उसमें से एक को फाइनलाइज करते हैं। तो दैट इज़ द प्रोसेस दैट वी आर फॉलोइंग अप राइट नाउ। तो जब आपने मैनुअल से ऑटोमेशन की और आपने जब मूव ऑन किया, क्या हुआ ऐसा कि आपको शिफ्ट करना पड़ा? आप पहले तो बहुत सारी चीज़ें कि लाइक यार आई एम द बेस्ट जो मैं हूँ मतलब एक हर एक बिजनेस ओनर को लगता है कि यार आई एम द बेस्ट एट व्हाटएवर आई एम डूइंग। वो मेंटल माइंडसेट उसको शिफ्ट करना पड़ता है। लेट्स से आप एक काम कर रहे हो और मैं भी सेम काम कर रहा हूँ, अब मुझे लगता है यार मैं आपसे अच्छा कर सकता हूँ काम को, तो मुझे लगता है यार तू मत कर काम मैं करता हूँ। तो ये जो एटीट्यूड है ये थोड़ा सा कम करना पड़ता है, क्योंकि हाँ आपका टीममेट को वो टास्क आपके लेवल तक नहीं आता है, इट्स ओके चलेगा, बट उसको समय दीजिए, उसको टाइम दीजिए, उसको थोड़ा और समय दीजिए कि वो प्रैक्टिस कर पाए, 1 महीना 2 महीना जो भी है। इससे होगा क्या कि लाइक जब तक वो प्रिपेयर हो जाएगा वो आपको रिप्लेस कर पाएगा, राइट। तो बहुत बार ओनर्स को लगता है यार आई एम द किंग, मैं सब कुछ कर लूँगा, आई एम द बेस्ट तो वो माइंडसेट थोड़ा सा साइड रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि आप देखोगे तो आप क्या ही कर लोगे और कितनी चीज़ें कर लोगे। तो इसमें सबसे बड़ा स्किल कौन सा लगता है? मैं हमारा अगर पूरा बिजनेस ऑटोमेशन पे चलाना है तो सबसे बड़ी स्किल क्या कौन सी लगती है? सबसे बड़ी स्किल्स है कि लाइक एक आपको प्रॉपर्ली डेलीगेट करना आना चाहिए, प्रॉपर्ली आपको प्रॉपर लोगों को हायर करना आना चाहिए। सबसे पहले कि लाइक आप अगर अच्छे लोगों को हायर करते हो तो वो पूरा काम उनके लेवल पे कर लेंगे, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर आपका काम अच्छा है, मतलब आप अगर रॉन्ग हायरिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप पहले तो देखो कि लाइक आप राइट लोगों को किस तरीके से लेके आ सकते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दें। तो पूरी तरह ऑटोमेशन होने के बाद फाउंडर का क्या रोल रहता है उसके बिजनेस में? फाउंडर का रोल वही होता है, देखो फाउंडर का तो रोल हमेशा कंपनी में होता ही है। हाँ। जितनी आपकी बड़ी भूख है उतना बड़ा आप लेके जा सकते हो। आप कितने बड़े बन जाओगे? जैसे आज आपका साल का टर्नओवर है 10-12 लाख, आपने ऑटोमेशन ऑल स्टार्ट करना आज स्टार्ट किया है, मे बी आप 1 करोड़ तक जाओगे, 10 करोड़,
100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। तो आपकी जितनी बड़ी भूख है वो विजन भी तो कंपनी चलेगी। अगर आपका ड्रीम ही छोटा है आप कितना ही जा पाओगे आपके आगे। तो फाउंडर को हमेशा विजनरी होना चाहिए कि कंपनी को कहाँ तक लेके जाना चाहिए, बड़ा लेके जाना है हमें। आप अगर देखोगे ज़ीरोधा के जो फाउंडर है वो और कंपनीज़ में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर पार्टनरशिप कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज और बड़ा विजन बना दिया उन्होंने, एक चीज़ को लिमिटेड नहीं रखा है। जोमेटो से तो स्टार्ट किया उन्होंने, और अभी बाकी चीज़ों में भी जा रहे हैं। तो हर रिमोट टीम के लिए कौन से ऐसे 3 नॉन निगोशिएबल सिस्टम्स होते हैं? पहला सिस्टम आपको जो बनाना है वो विजन क्लैरिटी सिस्टम चाहिए सारे टीममेट्स के लिए, और उसके साथ आपको SOPs बनाने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना है। ठीक है, पहला हो गया क्लैरिटी, दूसरा हो गया डॉक्यूमेंटेशन, SOPs एंड ऑल बनाने हैं, और थर्ड डिपार्टमेंट होता है सिस्टम्स बनाना। हर सिस्टम के अंदर भी अलग अलग सिस्टम्स है। अगर मुझे ग्राफिक भी बनाना है, एक सिंपल सा ग्राफिक बनाना है, तो क्या सिस्टम रहेगा उसका? सबसे पहले रिसर्च करो। रिसर्च कहाँ पे करो? एड्स लाइब्रेरी पे या फिर कंप्यूटर्स के साइड पे जाकर कि ग्राफिक कैसे बनाते, मतलब ऑलरेडी कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कंप्यूटर को ले रिसर्च कर लो अच्छे से, वो क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड जो उनके लिए वर्क कर रहा है ट्राई करो क्या हम लोग ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो वही यूज़ कर रहे हैं जो सक्सेसफुल वर्क हो रहा है। तो सिस्टम्स के अंदर भी अब सिस्टम्स बनाना स्टार्ट कर दो इसके लिए। तो अभी जैसे AI इतना डेवलप हो चुका है, तो क्या आपने अपने कंपनी में किसी को ऐसे AI से रिप्लेस करने का सोचा है? AI से रिप्लेस तो नहीं करने का सोचा है हमने, बट हाँ हमने AI को यूज़ किया हुआ है ताकि हमारी टीम और स्ट्रांग हो जाए। हमारे टीममेट्स को हमने AI के कोर्सेज लेके दिए हुए हैं। हमने बोला कि लाइक आप सीखो AI और हमारे क्लाइंट्स के लिए बनाओ। अब फॉर एग्जांपल जेमिनाई से या फिर लाइक फ्लो से वीडियो बनता है, बट AI को यूज़ करने के लिए भी तो एक बंदा चाहिए। करेक्ट। अगर ऑपरेटर ही नहीं है तो AI खुद से थोड़ी कुछ कर लेगा। नहीं। अब AI फ्लो से एक वीडियो बनाने के लिए मान के चलो हम लोग, मैं तो खुद भी कर सकता हूँ, बट एक पर्सन तो होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को मैनेज भी तो करना है हमें। तो अभी AI ऑटोमेशन भी चल रहा है अभी, जैसे आपने अपना बिजनेस पूरी तरह मैनुअल से ऑटोमेशन पे डाल दिया, तो AI के भी बहुत सारे ऑटोमेशंस आते हैं। लोग AI के अलग अलग ऑटोमेशंस बना लेते हैं, हर काम के लिए एक ऑटोमेशन बनता है। राइट। तो आपने कभी AI ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट किया है आपके? अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं manoj.ai फॉर लीड जनरेशन, फॉर जनरेटिंग लीड्स। अब इससे हमारा क्या है, लाइक जो हमारा पहले वाला पर्सन था जो लीड्स को, आप मान के चलो कि लाइक सिर्फ लीड्स आउटरीच करता था वाला पर्सन, अभी वो खुद से भी आउटरीच कर रहा है बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में, और manoj.ai से भी वो पूरा रिपोर्ट्स बना रहा है, वहाँ से भी लीड जनरेट कर रहा है, उसको भी मेंटेन कर रहा है प्रॉपर्ली। तो इसमें आप पूरी तरह से ऑटोमेटिक लीड जनरेशन हो जाता है? हाँ, मतलब अलग अलग सोर्सेस है लीड जनरेशन के भी। लीड जनरेशन कैसा होता है? फेसबुक ऐड से भी होता है, गूगल ऐड से भी होता है, लिंक्डइन ऐड से भी होता है, यूट्यूब ऐड से भी होता है, अगेन आप रेफरल से होता है, SEO से होता है, तो और बहुत सारे टूल्स होते हैं, कोलैबोरेशन से होता है। तो आपको अलग अलग सोर्सेस रेडी करके रखने पड़ते हैं। तो वैसे ही हम लोग भी रेडी करने के लिए ट्राई कर रहे हैं हमारे अलग अलग सोर्सेस। तो आप जो अभी लीड जनरेशन करते हो तो वो ज़्यादातर मैनुअली होता है या ऑटोमेटिक या ऑर्गेनिक? हम या मिक्स करते हैं, हम लोग सारी चीज़ें करते हैं उसमें से। हमारे फेसबुक पे एड्स भी चलती है, और ये लीड जनरेशन हम लोग का अलग अलग बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे भी है, वहाँ पर एक टीम वर्क करती है फॉर गेटिंग मोर रेफरेंस, फॉर मोर लीड्स। हमारा एक टीम है जो सोशल मीडिया पे ही आउटरीच करता है। फोर्थ है जैसा AI से लीड्स हम लोग जनरेट करना स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ है वी आर ऑलमोस्ट इन पार्टनरशिप विद 30+ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, जो उनकी क्लाइंट्स हमें रेफ़र करते हैं। हाँ, तो ये पूरा अलग अलग पूरा सिस्टम्स बना के रखा हुआ है हमारा। अगेन रेफरल सिस्टम है, कमीशन बेसिस सिस्टम है। तो कभी कुछ क्लाइंट्स को हमको, मतलब बाकी मार्केटिंग एजेंसीज हमें आउटसोर्स करती है, हम लोग उन्हें वाइट लेवल सर्विसेज देते हैं। तो हमने अलग अलग सिस्टम्स बना के रखे हैं कंपनी में। तो सबसे ज़्यादा क्वालिटी लीड्स कहाँ से मिलती है हमको? एक तो है रेफरल्स के थ्रू, ठीक है। दूसरा है लिंक्डइन के थ्रू, लिंक्डइन के आउटरीच के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत स्पेसिफिक जाते हैं एक पर्टिकुलर नीश के साथ। जैसे कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ गए और वहाँ से हमें क्वालिटी लीड्स मिलना स्टार्ट होती है। फेसबुक से आती है बट बहुत बार वो लो टिकट होती है, तो उसे हमें फनल बना के थोड़ा सेग्रीगेट करना ज़रूरी पड़ता है। कभी ऐसे लीड्स आए जो किसी काम के नहीं है, तो उस वक्त आप क्या करते हो? देखो, कभी भी आप समझो लीड्स, आप ऐसा मत समझ के चलो कि आपको सेल करना है उस पर्टिकुलर लीड को। हम लोग बिजनेस रन कर रहे हैं बड़ा करने के लिए। अब आगे वाला जो लीड है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में इंटरेस्टेड है, ठीक है। आगे वाला पर्सन रेफर तो कर सकता है। यस। आपको सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे अगेन उसके अंदर भी।
अब फॉर एग्जांपल वो लीड ऐसा निकले वो वेस्ट चली गई, आप कुछ और वे में उसको नर्चर करो, मे बी आप उसके साथ टच बेस तो करते रहो। अब फॉर एग्जांपल हमारे साथ ये हुआ था कि हमारे पास एक छोटा सा क्लाइंट था एंड एकदम स्टार्टिंग के फेज़ में हमने सोचा कि अभी छोटे छोटे क्लाइंट्स को हम लोग निकाल देते हैं। अब वो क्लाइंट ने, अगर मैं निकाल देता तो हमारा एक स्मॉल अमाउंट मिलता था, हमें उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो क्लाइंट हमें 2 रेफरल्स दिए और 2 रेफरल्स का वैल्यू लाखों में हुआ कि वो क्लाइंट्स आज की डेट पे लाखों में पे करते हैं हमें ऑन अ मंथली बेसिस। मतलब कोई लीड वेस्ट नहीं जाती। हाँ, तो आपको नर्चर करने आना चाहिए, रिलेशनशिप्स बिल्डअप करना आना चाहिए। आप जितना अच्छा रिलेशनशिप्स बिल्डअप करते हो, आप समझो कि एक तो लीड क्लोज होगी या तो लीड आपके लिए काम करेगी, कोई और बिजनेस ला के देगी, वो आपके ऊपर है। आप कोई भी प्रोडक्ट आज देख रहे हो ऑनलाइन, आप इमीडिएटली बाई करते हो क्या? एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद बाई करते हो। तो ऐसा नहीं कि लाइक वो लीड घटी है तो वो आज बाई नहीं करेगी। मे बी वो, लेट्स से अभी मेरा वॉच है, ये तो आज मैंने दूसरा वॉच पहना है, बट एक टाइम पे मैंने ये जब सबसे पहले स्टार्ट किया था तो मैंने ये वॉच लिया था वो टाइम पर। तब मेरा ड्रीम था कि मुझे एप्पल वॉच बाई करना था। तब मैंने एप्पल वॉच के लिए इंक्वायरी भी किया था, तब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, बट जब मेरे पास पैसे आ गए आफ्टर 4 years आई हैव बॉट इट, राइट। यस। अगर वो मुझे XYZ कंपनी ने बोला पड़ता है तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है, विल नॉट एंटरटेन यू, मैं लाइफ टाइम नहीं बाई करता था। बट कहीं ना कहीं आई केप्ट ऑफ ड्रीमिंग कि यार एक दिन मुझे लेना है। तो आप वी नेवर नो कि आगे वाला पर्सन कब कहाँ से कहाँ चला जाए। ऑर्गेनिक लीड्स के लिए आप कौन सा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे? देखो मैं आपको 2 चीज़ बोलता हूँ, एदर यू इन्वेस्ट योर टाइम यू और यू इन्वेस्ट योर मनी। अगर ऑर्गेनिक आप चीज़ें कर रहे हो तो यू आर गिविंग योर टाइम, आपको ज़्यादा टाइम डालना पड़ता है उस सारी चीज़ों में, आपको अगेन उसके लिए अलग से लोग हायर एंड ऑल करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऑर्गेनिक लीड्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो आउटरीच करना पड़ेगा, तो सबसे बेस्ट है लिंक्डइन पे आप आउटरीच करो और एक प्लेटफॉर्म बाय करो जिसका नाम है Apollo.io। आप जैसे ही Apollo.io बाय करोगे वो आगे वाले पर्सन का ईमेल ID फ़ोन नंबर एक्सट्रैक्ट करके आपको दे सकते हैं, तो वो एक आप टूल यूज़ कर सकते हो फॉर द बिजनेस। अगेन आप इंस्टाग्राम पे DMs कर सकते हो। और थर्ड सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ वो है रेफरल्स, कि आगे वाला पर्सन आप रेफरल्स के लिए जस्ट फॉर एंटरप्रेन्योर्स बोलकर एक प्लेटफॉर्म है पुणे से ही, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। आप BNI बोलकर एक प्लेटफॉर्म है वो ज्वाइन कर सकते हो, जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड में अलग अलग मेंबर्स हैं उनके पास। सो अगर कोई इनिशियली अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो इनिशियल बेस पे क्या उसे ऑर्गेनिक लीड की तरफ जाना चाहिए या पेड? अभी के लिए सबसे पहले अगर प्रोडक्ट रेडी नहीं है उनका तो रेफरल्स के ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंट रहो और पेड एड्स थोड़ा सा एक स्मॉल लेवल पे करते रहो टिल द टाइम दे गेट द बिजनेस। बिकॉज जो पर्सन पेड एड से आ रहा है, आप समझो कि अगर आप एक ऐड देख रहे हो फेसबुक पे, आपको एक ही दिखेगी ऐड, आपको मल्टीपल एड्स दिखती है और सेम आपके कॉम्पिटिटर से दिखती है, तो जो आप आज ऑफर कर रहे हो आपका कॉम्पिटिटर उससे बेटर देने के लिए ट्राई करेगा ही करेगा। तो इसके लिए मैं कहा कि एक स्मॉल अमाउंट के साथ आप एड्स पे इन्वेस्ट करो, प्लस आप बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करो और आप रेफरल्स पे थोड़ा सा डिपेंडेंट रहो और कोलैबोरेशंस करो उसमें। तो जब आप ऑफिस में नहीं रहते तो आप अपने कलीग्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कल्चर कैसे बिल्ड करते हो? राइट, अब कल्चर जो चीज़ है इट कम्स अगेन ऑन द सेम पॉइंट कि आप एग्जैक्टली उनका ड्रीम्स क्या है, उनका विजन क्या है, हम लोग सब मिल के साथ में किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। अभी कभी कभी एक चीज़ होता है कि एक ब्लेम गेम होता है कंपनीज़ में, इसने एक काम किया तो मैंने काम नहीं किया, तो वो हम लोग नेक्स्ट टू ज़ीरो पे लेके आने के लिए ट्राई करते हैं कि हम लोग वी आर वेरी क्लियर, इफ़ यू आर हैविंग अ डाउट कुछ भी हो आप बात करो, कोलैबोरेट करो और चीज़ें ख़त्म करो। आई डोंट वांट इन द एंड की आंसर्स नहीं चाहिए कि ये काम इस रीज़न से नहीं हुआ है। तो उसके लिए कल्चर बिल्ड करने के लिए सबसे अच्छा है कि बिहेवियर, एटीट्यूड क्या है टीममेट्स का, एंड एवरीवन इज़ हियर टू हेल्प ईच अदर। मैं कहता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं आता है आप एक दूसरे से पूछो, आप कोलैब में काम करो, बिकॉज सिंस एवरीवन इज़ वर्किंग वर्चुअली, हम लोग क्लिकअप एंड ऑल ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जहाँ पे एक दूसरे से लोग चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और डिस्कशंस कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव मीटिंग्स ऑन अ वीकली बेसिस जहाँ पे हम लोग फन फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे हम लोग और ऐसे ही हंसी मजाक में कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। और अगेन हम लोग मंडेज को सीरियस डिस्कशंस भी करते हैं कि और कंपनी का ग्रोथ कैसे होना चाहिए और आगे कैसे हम लोग इसको लेके जा सकते हैं और नए नए आइडियाज़ क्या है, उस पर हम लोग डिस्कशंस करते हैं। तो सक्सेसफुल फाउंडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए होती है? ऐसा कुछ नहीं है जो सक्सेसफुल है और अनसक्सेसफुल, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही होता है कि आप मेहनत कितनी करते हो, और क्वालिटीज़ में आप देखोगे तो आप मैंने वो सेम चीज़ पे आता है कि आपका विजन कितना क्लियर है, आपका गोल और आपका हंगर कितना है, वो बहुत डिपेंड करता है। अगर आप बहुत हंग्री हो आपके गोल के लिए तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे चले जाओगे, बट इफ़ यू आर नॉट हंग्री फॉर योर गोल आप ज़्यादा आगे नहीं जा पाओगे। तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि
कोई भी काम बिना फॉलोअप्स या बिना हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम लोग सारी चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंसानों से गलती हो सकती है बट मतलब सॉफ्टवेयर से नहीं होती है। हाँ हाँ सॉफ्टवेयर तो क्या एक रोबोट है, वो काम उसका करता रहता है। तो क्लिकअप नाम का सॉफ्टवेयर है जो कि रिमाइंडर्स देता है। लेट्स से आज मैंने एक नया क्लाइंट ऑनबोर्ड किया फेसबुक एड्स का, तो पहले वीक में रिसर्च करना है या फिर क्लाइंट को क्वेश्चन भेजना है, वो टीममेट्स को रिमाइंड करते हैं वहाँ पे कि लाइक ये काम बाकी है, और वो टीममेट्स की टू डू लिस्ट में भी रहता है। तो इस तरीके से हमने सिस्टम्स बना के रखे ताकि सारा काम टाइमली मैनर पे हो जाए। तो आपकी जो मीटिंग्स वगैरह जो होती है, जब आप ऑफिस में नहीं रहे थे, तो आपके बिहाफ पे कोई मीटिंग अटेंड करता है या आप वर्चुअली अटेंड करते हैं? अभी जैसा मैंने आपको कहा कि इफ़ आई एम नॉट देयर, देयर इज़ अ सेकेंड टीममेट, राइट, हु इज़ नॉट एज गुड एज मी, बट क्योंकि लाइक सेल्स इज़ माई फोटे इन दिस एजेंसी, तो सेल्स में तो अभी तक मैं बेस्ट हूँ। तो और एक जो टीममेट है वो लीड उसके पास पास ऑन हो जाती है अब, और वो पर्सन आगे वाला पर्सन जो है क्लोज करता है या फिर लाइक बात करके आगे लेके जाता है, कंटिन्यू करता है। दो चीज़ें है कि लाइक अगेन ही कैन शेड्यूल वन मोर कॉल विद मी और ही कैन क्लोज द क्लाइंट वहाँ का वहाँ पे। तो ऐसे हमने बिल्डअप करके रखा हुआ है टीममेट्स में भी। तो आप ऐसे कौन से मेट्रिक्स है जो फॉलो करते हैं जो अदर फाउंडर्स नहीं करते? हम लोग मोस्टली देखते हैं कि लीड्स कितने आ रहे हैं। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो लीड्स कितने आ रहे हैं, क्वालिटी लीड्स कितने आ रहे हैं, कितने लोग हम लोग आउटरीच कर रहे हैं, कितने मीटिंग्स कर रहे हैं, कितने क्वालिफाइड मीटिंग्स है, कितने सेल्स हो रहे हैं, कितने लोगों को प्रपोजल्स किया हुआ है, कितने लोगों ने डिस्काउंट मांगा हुआ है। तो ये सारे मैट्रिक्स हम लोग ऑन अ रेगुलर बेसिस चेक करते रहते हैं। तो अदर फाउंडर्स और आप में क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है? काफ़ी डिफरेंस है यार। अभी तो हम लोग बहुत छोटे हैं। अब मेरे इंस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ, रितेश अग्रवाल जो फाउंडर ऑफ ओयो है, दीपेंद्र गोयल जो फाउंडर ऑफ जोमेटो है, वो तो काफ़ी आगे मुझसे अब उनकी भूख बहुत ज़्यादा है तो वो काफ़ी आगे है। अभी हमारी भूख, मेरी भूख भी है, बट अभी उस लेवल पे नहीं गया है कि लाइक उतना बड़ा हम लोग कुछ बना पाए। इवन आई एम इनटू बिल्डिंग समथिंग न्यू इन द बैक एंड, कुछ नया जो प्रोडक्टाइज्ड वे में हो या फिर इसमें हो, ताकि लाइक हम लोग भी स्केल अप कर पाए। तो क्या आपने कभी ऐसे एम्प्लॉय को निकाला है जो स्किल्ड हो? हाँ, अभी मैंने जैसा कहा, हमने हमारे CEO जो कंपनी के थे उनको ही हमने डायरेक्टली फायर कर दिया। वन ऑफ द रीजंस बिकॉज ही वाज स्किल्ड, ही वाज लर्निंग, ही वाज हैविंग अ लर्निंग एटीट्यूड। वो काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे थे, बट बिहेवियर एटीट्यूड था, क्लाइंट से बात करने का तरीका या फिर लाइक काम को दिल से करना, वो दिल से काम नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमें उसे निकालना पड़ा। तो इसका कंपनी पर कुछ असर पड़ा? कुछ नहीं पड़ा क्योंकि वी आर वेरी पर्टिकुलर। हम लोग हमारा डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे वे से करते हैं। हम लोग इवन वी काइंड ऑफ ट्राई टू सपोर्ट पीपल, इवन इफ समवन वांट्स टू लीव आवर एजेंसी एंड स्टार्ट हिज ओन, वी आर ओके, बिकॉज जो क्लाइंट हम लोग सर्व नहीं करते हैं हमारे पास, तो वो कहीं ना कहीं जीरो जाता है। अब लाइक हमको तो किसी और कंपनी को देना ही है, तो हम लोग अगेन हमारे टीममेट्स को देना प्रेफर करते हैं। बट इफ अ टीममेट इज अगेन पोचिंग माई क्लाइंट्स या फिर लाइक आर एजेंसीज क्लाइंट एंड देन ट्राइंग टू सी कि लाइक यार यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा बन जाए, तो दैट इज़ नॉट अ राइट डील। क्योंकि हमारे पास NDA साइंस होते हैं सारे टीममेट से, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स, लाइक हमारे 2 साल तक वो कोई और क्लाइंट को टच बेस नहीं कर सकता है थ्रू हिम और थ्रू हिज फैमिली। अगर करेंगे तो लीगल इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज एक क्लाइंट की बात नहीं है, मेन है कंपनी का कल्चर। अगर जो सीनियर ने अगर ये चीज़ किया है तो बाकी टीममेट्स भी सेम चीज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ अगर चाहते हैं कि वो किसी और कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, तो क्या आप उनको रिटेन करने का ट्राई करते हो? अगर किसी ने मन बना लिया है उसको मैं नहीं रोक सकता हूँ। देखो, अगर आज उसके माइंड में ये थॉट आया कि यार मुझे कंपनी स्विच करनी है, मैं उसको शॉर्ट टर्म पैसों से खरीद सकता हूँ कि यार मैं वो सैलरी तो नहीं मैच कर सकता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म के लिए रख सकता हूँ उसको। बट वो पर्सन जब माइंड बना लेता है ना, आप समझो कि लाइक आज है जनवरी, उसने मन बनाया कि यार मेरे को कंपनी चेंज करना है, मैं उसको मैक्स 2-3 महीने टिका के रख सकता हूँ। 3 महीने के बाद उसको वापस से आएगा यार मेरे को ये करना है। तो एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बोल के कंसेप्ट होता है कि हमें लगता है कि लाइक ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ें बहुत शाइन करती है, यार ये कुछ चमकती चीज़ है, कुछ हीरा होगा ये तो, बट अब जब पास जाते हो वो निकलता है पत्थर। और ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बहुत सारे टीममेट्स को आता है। तो हम लोग वो टीममेट्स को बोलते हैं कि लाइक इफ़ यू मेड द माइंड, वी डोंट स्टॉप, आप जाओ, कोई इशू नहीं है। इफ़ यू वांट सम रिकमेंडेशन, वी आर ओपन कि लाइक हम लोग और भी रिकमेंडेशन देना स्टार्ट करते हैं। और हम लोग, बिकॉज मेन है कि लाइक वो टीममेट रुकेगा ही नहीं, आप समझो, आप कितना भी ट्राई कर लो। तो इस पे इसका बाकी एम्प्लॉयज़ पे कुछ असर पड़ता है? जैसे कि मान लो अगर कोई एक बंदा
छोड़ के जाता है उसको बड़ा पैकेज, तो बाकी एम्प्लॉयज़ भी कभी ऐसे सोचने की ट्राई करते हैं जो पहले कभी नहीं सोचते थे, जो लेकिन इसके जाने के बाद वो सोचने लगे। होता है, बट वही क्वेश्चन उसी पे अटकता है, विजन। आपको आज कितना बिलीव है? बहुत सारी कंपनीज़ हैं जहाँ पे जो लोगों ने इनिशियल स्टेज में उस कंपनी में मेहनत की हुई है, लॉन्गर रन में उनको फ़ायदा दिया हुआ है कंपनीज़ ने। अगर कोई पर्सन ऐसा सोचता है तो कहीं ना कहीं विजन का इशू आता है कि लाइक ही वॉज नॉट क्लियर विद द विजन, बिकॉज हम लोग सबको एक गोल दिखाते हैं एंड वो गोल सबको साथ में मिलकर अचीव करना है। अगर कोई टीममेट को ये थॉट आ रहा है कि यार थॉट्स आना नेचुरल है, कोई मतलब इवन एज अ फाउंडर मेरे माइंड में भी थॉट्स आएंगे, एज अ टीममेट्स उनके माइंड में भी थॉट्स आएंगे, तो कोई सही गलत नहीं है इसमें। बट ये है कि लाइक हम सब लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, गोल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो आपकी टीम में ऐसे कौन से बिहेवियर है जो नॉन निगोशिएबल है? एटीट्यूड। किसी का एटीट्यूड सही नहीं है, पहले निकल कंपनी से, पहली फुर्सत में बाय बाय। रेड फ्लैग होता है सबसे बड़ा। रेड फ्लैग। वी डोंट वांट एनीवन बिकॉज बैड एप्पल विल बाकी सारे एप्पल्स को ख़राब कर देगा वो। करेक्ट। वी हैड अ टीममेट जो ऑलमोस्ट चेन्नई से था, वो वॉज एन इंटर्न विद अस फॉर SEO। तो जब हमने उसे ऑनबोर्ड किया तब उसका आई थिंक 8,000 रुपीज़ सैलरी था, स्टाइफन अमाउंट था, तब मैं कंपनी में स्टार्ट कर रहा था। तब वो टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था एटीट्यूड एंड ऑल ये सब इशू, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमेशा द मैनेजमेंट इज़ नॉट गुड, द मैनेजमेंट इज़ नॉट गुड, ही यूज्ड टू रिपीट इट। एंड हम लोग उसको, बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं था, दैट वाज द ओनली, मतलब वो काम कर रहा था अच्छे से, बट वो हमेशा कुछ भी हो गया, अगर उसकी भी गलती होती थी वो मैनेजमेंट पे डालता था। हम लोग एक टाइम तक हम लोग निकाल नहीं सक रहे थे उसको, बिकॉज वो एक हो गया इमोशनल डिसीजन। क्योंकि यार मेरे लिए था कि यार जो पर्सन मेरे साथ एकदम स्टार्टिंग से है, हाउ कैन आई फायर हिम, बिकॉज यार वो तो पहले से है। मैं रुका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यार अब इट विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन टू फायर, बिकॉज यार पहले से है, पहले से स्टार्ट किया है, एंड इसकी वजह से हम लोग आज यहाँ तक आ पाए। बट जब एक कंपनी ग्रो होती है, मुझे खुद के बारे में नहीं, मुझे कंपनी के बारे में सोचना पड़ता है। द फर्स्ट थिंग इज़ अ कंपनी। सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा और मेरे टीममेट्स का वो ये है कि पहला है कंपनी के बारे में सोचो और उनके क्लाइंट्स के बारे में सोचो। दूसरा आता है कि आप हमारे टीममेट्स के बारे में सोचो, एंड थर्ड इज़ थिंकिंग अबाउट द फाउंडर्स। तो जिसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है उसको हमको लेट गो करना पड़ता है। तो सेम पर्सन को वी हैव टू लेट हिम गो। हमें और बेटर रिसोर्स लाना पड़ा, हमको उसको दिखाना पड़ा कि आज आपका सैलरी 45,000 है, हमने किसी को 70,000 में आज ऑनबोर्ड किया है। द कंपनी हैड मनी टू पे यू गुड एंड एवरीथिंग, जस्ट बिकॉज यू हैड द एटीट्यूड प्रॉब्लम वी हैव टू लेट यू गो। पर ज़्यादातर कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि जैसे अभी आपने 45,000 वाले एम्प्लॉय को निकाल दिया और 70,000 वाले को हायर किया, लेकिन बाकी कंपनी ऐसा नहीं सोचती। वो बोलती है 45 का निकाला है तो उसी रेंज में या कम रेंज में हम दूसरा ले लेंगे। हाँ, वो कैसा होता है कि दो चीज़ें होती है। एक पर्सन, अब मैं बोलता हूँ मेरे पास जो वेबसाइट का पर्सन है या फिर जो टीम है, वो एक पर्सन 3 लोगों का काम करता है। आप देखो लाइक द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन भी मैटर करता है। अगर एक काम मेरा 45,000 वाला बंदा अगर मान के चलो 2 या 3 प्रोजेक्ट क्लाइंट्स मैनेज कर पा रहा है, बट जो मैं 70,000 का बंदा ला रहा हूँ वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मैनेज कर सकता है, ज़्यादा स्किल वे से कर सकता है और ज़्यादा स्पीड से कर सकता है और क्वालिटी भी दे सकता है। मेन तो है रिजल्ट्स। तो जिसने रिजल्ट्स दिखा है उसको ऑनबोर्ड करना इज ऑलवेज अ गुड थिंग, क्योंकि आप स्केल कर सकते हो। अब जैसे कि लाइक जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा वेबसाइट जाता था ऑलमोस्ट 15-20-25 हज़ार में, बट जब हमने एक एक्सपर्ट को लाया वेबसाइट का तब उसको हमने 55,000 रुपीज़ एज अ बेस सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी था जो हम लोग उसको ऑफर करते थे। बट जैसे जैसा उसके वेबसाइट का क्वालिटी देख के हमारे पास और प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए, तो ऑलमोस्ट वी आर फुल फॉर द वेबसाइट्स फ्रॉम, हमको ऑलमोस्ट इंडिया के टॉप एजेंसी से भी वेबसाइट्स का काम आते रहता है कुछ ना कुछ। तो हमें एक चीज़ पता चली कि लाइक हायरिंग क्वालिटी इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ इज़ फार मोर बेटर देन चीप एम्प्लॉयज़। करेक्ट। कभी कभी कैसा है कि लाइक एक क्लाइंट भी आपका चले जाता है तो आपको बड़ा धक्का बैठ सकता है आपकी एजेंसी को। तो आपका बिजनेस अभी सिर्फ इंडिया में लिमिटेड है या ग्लोबली है? हमारे पास अफ्रीका से क्लाइंट है, हमारे पास एक क्लाइंट है अफ्रीका से जो लास्ट 4 ईयर से वी हैव बीन वर्किंग विद देम। वी हैव क्लाइंट्स फ्रॉम USA, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा एज वेल। अगर कोई फाउंडर है जिसका अभी इंडिया में लिमिटेड बिजनेस है, अगर वो ग्लोबली जाना चाहते हैं तो वो कैसे जा सकते हैं? अभी डिपेंड करता है उसका क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विसेज है। पहले ऐसा नहीं कि लाइक अगर आप प्रोडक्ट्स में हो तो उसका हर चीज़ का एक स्ट्रैटेजी बनता है। अगर देखो मेन है अगर आप सर्विस बेस में हो, इवन जो क्लाइंट को हम लोग 1 लाख में दे रहे हैं वेबसाइट्स इंडिया में,
सेम क्लाइंट अगर मैं दुबई में सेल करना चाहूँ तो वो ज़्यादा पैसा देगा हमको, लाइक 2 लाख रुपए तो दे देगा मिनिमम इजीली और हैप्पीली, बिकॉज उसके लिए वो लाइक क्लोज टू वो कंफर्ट लेवल है उतना प्राइस। अगर कोई बिजनेस को ग्लोबली स्केल करना है तो अगेन उनका नीश डिफाइन करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आप जितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो उतना आगे वाला पर्सन आपको पैसे देने के लिए रेडी है। आज लोग करोड़ों में भी पैसे बना रहे हैं ऑन मंथली बेसिस जस्ट बिकॉज वो बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आप एक इंटीरियर लेट्स से हम लोग लेते हैं जिम ओनर्स का, या फिर लाइक लेट्स से हम लोग लेते हैं मनी विंग का। अगर मैं आपको बताऊं आई कैन हेल्प यू मेक 10 लाख रुपीज़ पर मंथ यूजिंग माई लीड जनरेशन फार्मूला, एंड मेरा इसका जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज़ है, और मैं आपको बोलता हूँ कि लाइक गारंटीड इन 2 मंथ्स आप 10 लाख बना लोगे, आप बाय करोगे? ऑफ कोर्स। क्यों? अगर 10 लाख दिख रहे हैं, हाँ, बड़ा गोल दिख रहा है। यस। अब गोल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, एक फाइनेंशियल गोल्स, मनी गोल्स, तो मोस्टली तो लोगों का मनी गोल्स ही होता है। यस। तो आपको जिस पर्सन को जो आप हेल्प कर सकते हो अचीव करने में, और आप बोलोगे आपने, अगर मैंने आपको 10 लाख रुपए अचीव करने में हेल्प आउट कर दिया ना, और मैंने बोला अभी आपको मैं 1 करोड़ अचीव करने में हेल्प आउट कर सकता हूँ, ठीक है, आपने 10 लाख गोल अचीव कर लिया इन 3 मंथ्स। अब मैं आपको बोल रहा हूँ आई हैव वन मोर ऑफर फॉर यू, आई विल हेल्प यू अचीव 1 करोड़ रुपीज़ ऑन मंथली बेसिस, बट फॉर दैट आई हैव अ कोर्स फॉर 10 लाख रुपीज़, विल यू बाय? यस, डेफिनेटली। क्यों? मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। यस। तो मैं आपको और बेच सकता हूँ क्योंकि लाइक मैंने आपको रिजल्ट्स दिए हैं। तो इफ़ यू आर गिविंग रिजल्ट्स आप कुछ भी सेल कर सकते हो। तो अगर आपको दूसरे मार्केट्स में भी जाना है, यूएसए में बताओ या फिर लाइक बाकी कंट्रीज़ में, तो अगर आप सर्विस बिजनेस में हो तो आपको उसकी वहाँ पे पहले पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो क्लाइंट है एक तो प्राइस पॉइंट पे आएगा कि अगर वहाँ की कोई एजेंसी 5 लाख रुपये में कुछ सेल कर रही है तो मैं भी आप अगर कम प्राइस में दे सकते हो, आपका पोर्टफोलियो वहाँ पे रेडी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, या फिर आपको इंडियन क्लाइंट्स का कुछ पोर्टफोलियो या फिर केस स्टडीज़ दिखानी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। थर्ड है आपको दिखाना पड़ेगा कि लाइक पेमेंट टर्म्स में कि लाइक 50% वर्क में भी बिफोर पेमेंट, 50% में भी आफ्टर द पेमेंट। फोर्थ अगेन क्वालिटी दिखाना पड़ेगा उस वर्क का वहाँ पे। तो ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, और अगेन वहाँ पर की कंट्रीज़ के लिए आपको ऐड रन करना पड़ेगा, वहाँ पर की कंट्री का आपको एक वर्चुअल ऑफिस लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। कुछ क्लाइंट्स वहाँ पे होते हैं कि लाइक हु आर कंफर्टेबल आउटसोर्सिंग इट टू इंडिया, कुछ क्लाइंट्स आर नॉट कंफर्टेबल। तो जो क्लाइंट्स कंफर्टेबल है आप उसके साथ ही वर्क कर सकते हो ऑब्वियसली। लेकिन तो अगर इंडिया में रह के अगर हमें यूएस के क्लाइंट्स चाहिए, आप लिंक्डइन पे आउटरीच करो एक पर्टिकुलर नीश पकड़ के, सिंपल एज दैट। अगर आपका टारगेट ऑडियंस डॉक्टर्स है, आप सारे डॉक्टर्स में भी आप और स्पेसिफिक हो जाओ, डेंटिस्ट पकड़ लो, आप सारे डेंटिस्ट को आउटरीच करना स्टार्ट कर दो ऑन लिंक्डइन। लेकिन अगर हमें यूएस में भी एक रजिस्टर्ड ऑफिस चाहिए, जो कि हमें अभी इस मोमेंट पे हमें पॉसिबल नहीं है, वर्चुअल ऑफिस आप बाय कर सकते हो, आप वर्चुअल ऑफिस सर्च कर सकते हो। वर्चुअल ऑफिस मतलब इवन वी हैव अ वर्चुअल ऑफिस इन पुणे, जहाँ पे बालेवाड़ी में है, जहाँ पे हम लोग एक स्मॉल अमाउंट पे करते हैं फॉर गेटिंग ऑल द कंपनी डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशंस ऑन दैट पर्टिकुलर ऑफिस। तो आप वर्चुअल ऑफिस ले सकते हो। तो उसमें सब कॉन्टैक्ट्स लिस्ट और जो हमारा बैंक्स वगैरह जो है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। हाँ, अभी अगेन आप यूएसए का आई डोंट हैव मच आइडिया कि वहाँ पर का वर्चुअल ऑफिस का सिस्टम कैसा होता है, बट एटलीस्ट इन इंडिया आप सेटअप कर सकते हो। आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने पड़ते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में। सो इनिशियली हमें लिंक्डइन से अप्रोच करना चाहिए या मेलिंग पे? लिंक्डइन पे अप्रोच करना चाहिए पहले, क्योंकि यूजुअली पीपल आर नॉट कंफर्टेबल मेल पे आप डायरेक्टली उनको ये करो, और दे माइट इवन स्पैम यू इन यूएस कंपनीज। तो आप फेसबुक से आउटरीच करो, आप इंस्टाग्राम से आउटरीच करो, और आप लिंक्डइन से आउटरीच करो फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर वो ईमेल आईडी देते हैं तो आप ईमेल आईडी पे प्रपोजल भेज सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो रिमोट कंपनीज होती हैं तो वो 90 डेज़ के अंदर फेल हो जाती है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? डिपेंड करता है क्या सर्विस या क्या प्रोडक्ट देते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग ओवर प्रॉमिस कर लेते हैं। हम जस्ट फॉर ऑनबोर्डिंग अ क्लाइंट वो रिक्वायरमेंट ही गैदर नहीं करते। सबसे पहला स्टेप है आप रिक्वायरमेंट्स अच्छे से गैदर करो। दूसरा है कि क्या आपकी टीम ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकती है। थर्ड है अगर आपका टीम मतलब मे बी 2 हफ्ते के लिए है ही नहीं अवेलेबल, फिर भी क्या काम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट्स अच्छे से गैदर करनी पड़ती है, और उसके ऊपर फिर आपको प्रपोजल देना होता है, और क्लियरली मेंशन करना पड़ता है कि लाइक दिस इज़ द नंबर ऑफ टाइम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। या फिर मान के चलो अगर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी लगते हैं तो आपको फिर वो फ्रीलांस को देना है या फिर लाइक आउटसोर्स करना है, वो पूरा आपके पास रेडी होना चाहिए। क्योंकि आप समझो हम लोग क्या अज्यूम करके चलते हैं, मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट है
बट मान के चलो 3 प्रोजेक्ट्स आ गए, कैसे मैनेज करोगे? तो वो डेडलाइंस देना भी बहुत ज़रूरी है। तो किसी फाउंडर का अपने एम्प्लॉय के साथ इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए या नहीं? देखो, इमोशनल कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि इमोशनल कनेक्ट में क्या होता है कि लाइक यू आर नॉट एबल टू लेट दैट एम्प्लॉय गो, नॉट डज द एम्प्लॉय वांट्स टू लेट यू गो। इवन वी हैड वन ऑफ द टीममेट्स फ्रॉम उस जो हमने को बहुत इनिशियल स्टेज में स्टार्ट किया था, तब आई वॉज जस्ट स्टार्टिंग आउट अगेन, बिकॉज अगेन इन कोविड वापस से कुछ हो गया था हमारी कंपनी में, लाइक अगेन आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। सो दैट वॉज द फर्स्ट पर्सन हु ट्रस्टेड मी, बट ट्रस्ट इज़ वन थिंग। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी ट्राई टू मोटिवेट हिम कि यार आप ये सीखना स्टार्ट करो, ये सीखना आप स्टार्ट करो, बट कहीं ना कहीं उसमें वो लर्निंग कर्व, सिंस ही वॉज इन 35 के अराउंड था वो, तो ही वॉज कहीं ना कहीं नॉट इम्प्रूविंग हिमसेल्फ। ही वॉज एक्सपेक्टिंग यार मेरा सैलरी हाइक हो जाए। सैलरी हाइक इज़ नॉट अ इशू, बट अगर आप आज हम लोग आपको काम कंपनी आज XYZ स्टेज पे है, आज कंपनी यहाँ पे है और आपके स्किल्स यहाँ पे, तो ठीक है, पर जब कंपनी यहाँ पे है और आपके पास स्किल्स यहाँ पे है, तो ये जो गैप है ना, ये गैप फिल करने के लिए तो मुझे और एक पर्सन लगने वाला है। तो एदर दिस पर्सन हैज़ टू कम हियर और हियर। अगर वो यहाँ पर है तभी कुछ हो सकता है, अगर वो नीचे ही रहेगा तो मैनेज नहीं होगा। तो इमोशनल कनेक्ट नहीं, बट एटलीस्ट अगेन आगे वाले पर्सन को भी स्किल लाने ज़रूरी पड़ते हैं खुद में। अगर बाई चांस अगर किसी फाउंडर को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इमोशनल कनेक्शंस है, तो उसका कंपनी पे क्या सबसे बड़ा असर पड़ सकता है? धीरे धीरे क्लाइंट्स छूटना स्टार्ट हो जाएंगे आपके, क्योंकि उनको क्वालिटी नहीं मिलेगी। एज अ बिजनेस द ओनली थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज फर्स्ट इज क्लाइंट शुड बी एबल टू गेट क्वालिटी सर्विसेज, एंड दूसरा टीममेट शुड हैव दैट सेट ऑफ स्किल सेट्स कि वो क्लाइंट को दे सके। अब 2 चीज़ें हैं, अगर आपका इमोशनल कनेक्ट है, अगर आपको उसको हायर नहीं करना है, तो एक तो है कि आप उसको उतना ग्रोथ नहीं दे सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कहीं ना कहीं अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड हिम द ग्रोथ, वो खुद ही छोड़ के चला जाएगा, ही विल नॉट थिंक मच अबाउट द कंपनी। तो लीडरशिप की ऐसी कौन सी क्वालिटी है या सच्चाई है जो वो एक्चुअल में सुनना नहीं चाहते? देखो, लीडरशिप का एक हार्ड और बहुत हार्श रियलिटी है। यू हैव टू बी हार्श, मतलब हार्श इन द सेंस लाइक यू हैव टू बी क्लियर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टीममेट्स बोलते हैं सर ये काम नहीं हो रहा है, तो आई ये लाइक ओके ब्रो, कल देख लेना। यू शुड बी क्लियर, यार ये डेडलाइंस है, मुझे डेडलाइंस पे काम होना ज़रूरी है। एक बार डेडलाइन मिस हो गया, इट्स ओके। अगर एक टीममेट ने एक डेडलाइन मिस कर लिया, अगर वो काम सपोज मंडे को काम खत्म होना चाहिए था, उसने बोल दिया कि सर आज मन नहीं है, इट्स ओके। उसने बोला कि सर मुझे और 2 दिन के बाद का डेडलाइन चाहिए, उसने वेडनेसडे दिया, आपने बोला ओके। वेडनेसडे पे उसने बोला कि सर और 3 दिन लगेंगे, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। करेक्ट। सो यू हैव टू बी हार्श, यू हैव टू टेल देम क्लियरली, ब्लंट ऑन द फेस कि यार ये काम मैंने मंडे को डेलीगेट किया था, आप डेडलाइन बोलो आपके हिसाब से, वॉट एवर यू फील राइट, लेट मी नो दिस इज द डेडलाइन फ्रॉम द क्लाइंट, क्या ये डेडलाइन में हो सकता है? इफ येस लेट मी नो। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर थिंग्स। तो 99% ऑफिस में ज़्यादातर स्ट्रेस ही रहता है, हाँ, तो उसको हम कैसे सॉल्व करें? अभी स्ट्रेस कब आता है? जब आगे वाला इंसान काम नहीं करता है। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, अगर आप आपके डेडलाइंस मिस आउट कर रहे हो, अगर आप ओवर कमिटमेंट कर रहे हो, तभी स्ट्रेस आता है। अगर बिजनेस ओनर्स की साइड से ये गलती होती है कि लाइक प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं बट टीममेट लिमिटेड है, तो स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट होता है। तो अगर ऐसा चीज़ होता है कि लाइक जब प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो वो गलती बिजनेस ओनर्स की होती है कि लाइक इसको और टीममेट्स हायर करने पड़ते हैं। दूसरा, प्रोजेक्ट्स आर लिमिटेड, वो टाइम पे ख़त्म हो सकता है प्रोजेक्ट की, मतलब वो 6 घंटे में हो सकता है। अगर आपका टीममेट वो 6 घंटे के काम के लिए 9 घंटे लगा रहा है एंड वो खुद को इम्प्रोवाइज़ नहीं कर रहा है, लाइक खुद की स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, तो वो अगेन टीममेट्स की गलती हो जाती है। लेकिन अभी आपने कहा था कि ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास है लेकिन एम्प्लॉयज़ लिमिटेड है, कंपनी में बिजनेस ओनर की गलती हो लेकिन इसका असर एम्प्लॉय पे ज़्यादा पड़ता है, एम्प्लॉयज़ तो ही इज़ इन रॉन्ग कंपनी। तो वो सच में गलत कंपनी में वर्क कर रहा है, क्योंकि लाइक वो कंपनी उसको इतना स्ट्रेस दे रही है। अगर वो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आप मंडे टू फ्राइडे सैटरडे संडे भी काम करो, इट्स ओके, बट प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद यू शुड गिव 1 or 2 days ब्रेक टू दैट एम्प्लॉय कि यार तूने संडे को काम किया एक्स्ट्रा, तूने मेरी हेल्प की, तूने मेरी इज्जत रखी है, तू और 1-2 दिन की छुट्टी ले ले। बट अगर हर बार ही हो रहा है, रोज़ ही रात में आपको स्ट्रेच किया जा रहा है, तो यू आर इन रॉन्ग फर्म। वी हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी इन आवर कंपनी, लाइक वी नेवर आस्क एनी ऑफ आवर टीममेट्स टू अटेंड क्लाइंट कॉल्स, या फिर लाइक आप 6 या 7 के बाद क्लाइंट का काम करो। एक तो हम लोग क्लाइंट को बहुत पोलाइटली बोलते हैं लाइक सर कैन वी शिफ्ट द वर्क टू नेक्स्ट डे। अगर क्लाइंट को बहुत इमरजेंसी तो लाइक कॉल तो हम लोग उठा ही लेते हैं हर क्लाइंट का, बिकॉज
बट हम लोग क्लाइंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक आप ऑफिस आवर्स में पूरा काम करने के लिए ट्राई कीजिए। तो जब आपने अपना बिजनेस पूरी तरह ऑटोमेशन पे शिफ्ट किया तो बिजनेस का मतलब ज़्यादातर काम अब आपसे इंडिपेंडेंटली चलता है, तो उसके बाद आपके लाइफ में डेली चेंजेस क्या हुए सबसे बड़े? सबसे पहले है कि लाइक मैं रात में मतलब बहुत जागता था। मैं यूजुअली बीच में लंच करना बंद करता था, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि यार लंच होता था तो लाइक नींद आती थी। मैं जैसे दोपहर में तो मेरी बॉडी बहुत ख़राब हो गई थी, या फिर लाइक हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो गए थे, तो मैं खुद के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे जिम जाना था तो बट समय नहीं मिल पा रहा था। अभी आई एम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट्स, अभी नो शुगर है। अभी आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू वर्किंग ऑन लाइक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन माई मेंटल पीस, जस्ट बिकॉज आई एम हैविंग टाइम एंड आई एम मोर क्लियर कि यार एग्जैक्टली अभी मुझे क्या करना है इन माई लाइफ। मान लो आपका बिजनेस अभी इस समय 0 हो जाता है, तब आप सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? मैंने ना एक ये तो मैंने बहुत, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब से ये हमेशा सोचता है कि ये बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग केस स्टडी और बहुत मज़ेदार है। आप बिज़नेस को एक गेम की तरह देखो। यू डोंट थिंक बिज़नेस ऐसा नहीं कि लाइक बस बहुत क्विक पैसा बनाने का मशीन, ऐसा नहीं है। आप बिज़नेस को आप एन्जॉय करो, इसको गेम समझो। आप समझो कि लाइक आप एक वॉरियर है जो लड़ रहा है, समझ लो सारी शक्तियाँ उसे लेते हैं उसके पास से। आप बाहुबली देखा होगा आपने? yes. बाहुबली के फर्स्ट पार्ट में उनके जो भाई है उनसे जो पूरे वेपन्स है पूरे छीन लेते, राइट? तो उन्होंने क्या करता है, जो बहुत बड़ा एक क्लॉथ होता है, क्लॉथ आर्मी पे अटैक होता है। तो दैट मीन्स व्हेन यू हैव नथिंग, हाउ डू यू यूज़ योर ब्रेन, हाउ डू यू यूज़ द जुगाड़ सिस्टम, और कैसे आप कम बैक करते हो। तो कम बैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम बैक आप किस तरीके से कर सकते हो वो आपको देखना पड़ता है। लेकिन उस समय जो माइंडसेट रहता है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, माइंडसेट ही सबसे मेन है। अगर कोई पर्सन एकदम हारा हुआ है और एक ही चीज़ है जो माइंडसेट क्या है उस सिचुएशन पे, अगर आप आपके मन को नियंत्रण में लेके आ सकते हो, यू कैन विन ऑल दी बैटल्स। वो माइंडसेट कैसे डेवलप करें एक्चुअली, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको बॉडी बनानी है, आप क्या करोगे? जिम जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, डाइट फॉलो करूँगा। ठीक है। अगर आपको यूपीएससी की पढ़ाई करनी है तो आप क्या करोगे? स्टडी करूँगा यूपीएससी के लिए। अगर आपको एथलीट बनना है आप क्या करोगे? डिसिप्लिन फॉलो करूँगा, जो भी उसमें लगता है, एक्सरसाइज, डेली प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। तो आप जो मेंटल पीस है ये एक साधना है, और वो साधना आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मन को कंट्रोल पे लाना। आप जैसा कि फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हो, आपको माइंड में क्या आता है, यार मुझे शुगर नहीं खाना है आज की डेट पे। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि मैं जो कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ जिम में, तो वापस से उतना ही यहाँ पे 2 मिनट में मैं ये कर रहा हूँ, इनटेक कर। तो आपको माइंड को ट्रेन करना ज़रूरी है। और आप माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हो? एक डिसिप्लिन ला के ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको खुद के माइंड को अलग अलग चैलेंजेस देने पड़ते हैं, आपको और इससे वर्स्ट के सिनेरियोस इमेजिन करके उसके लिए रेडी होना पड़ता है। लेकिन इस टाइम पे जो आपके आसपास जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या आपके जितने भी करीबी दोस्त, तो इनसे जो आपको बैकफायर मिलता है तो उससे कैसे डील करते हैं? देखो, बैकफायर तो हमेशा रहेगा। आप कितने बड़े बन जाओ, बैक बिचिंग तो रहेगी आपके अगेंस्ट। यस। अगर आप सिंपल देखोगे, रितेश अग्रवाल जी की स्टोरी, वो तो होटल्स में स्टे करते थे, कॉलेज से कंप्लेंट्स आते थे उनके भी, उन्होंने तो आई थिंक ड्रॉप आउट भी ऐसे कुछ किया था। हाँ। बट उन्होंने एक ज़िद पकड़ी और उन्होंने किया। आई थिंक कुछ 1-2 स्टार्टअप्स फेल भी हुए थे, ऐसा कुछ हुआ था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही इज़ नाउ सक्सेसफुल। तो आपके माइंड में आप क्लियर कितना हो आपका विजन को लेके, गोल को लेके, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्लियर नहीं हो तो सेटबैक्स होते हैं, बट आप क्लियर हो कि यार ये मैं देख रहा हूँ, ये होके रहेगा, और मुझे पता है कि लाइक ये होने के बाद मैं क्या एंजॉय कर पा रहा हूँ। सो आपने अपना जब बिजनेस ऑटोमेशन पे डाल दिया, तो अभी आपका डेली रूटीन क्या रहता है? मैं अराउंड 8 बजे उठ जाता हूँ। बाय 8:30 तक हम लोग, मैं और मेरा डॉग थोड़ा बाहर जाते हैं घूमने के लिए, हम लोग वॉकिंग के लिए जाते हैं। एंड बाय 9:30 और 10 मेरा ब्रेकफास्ट ऑल, आई एम रेडी विद दैट। एंड बाय 10:30 AM आई एम इन द ऑफिस। एंड ऑफिस जाने के बाद अगेन आई जस्ट क्विकली चेक लेट्स से लाइक और नई चीज़ें क्या करनी पड़ेगी हमको कंपनी को ग्रो करने के लिए। दूसरा है कि लाइक मैं कुछ नई नई चीज़ें सीखते रहता हूँ और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई आउट करते रहता हूँ। और मैं देखता हूँ कि लाइक हमने एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और नई नई चीज़ें क्या लानी चाहिए हमारे क्लाइंट्स के लिए। मैं नए इनोवेशंस पे थोड़ा वर्क करना स्टार्ट कर लेता हूँ, बाकी कंपनीज को स्टडी करता हूँ कि लाइक वो लोग क्या कर रहे हैं, एंड वो मैं सीख के मैं टीममेट को थोड़ा सिखाने के लिए ट्राई करता हूँ कि लाइक ये इनके प्रोसेस ऐसे हैं कि हम लोग वो फॉलो कर सकते हैं।
तो ऐसा कुछ हम लोग प्लान करते हैं। बाकी मैं फिर कुछ डेज़ पे मैं क्लाइंट की रिपोर्ट्स देखता हूँ कि लाइक डैशबोर्ड्स देखता हूँ, क्या सब प्रॉपर्ली चल रहा है नहीं चल रहा है। हर चीज़ में टीममेट से कभी बात करता हूँ कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, उनकी लाइफ में सब ठीक जा रहा है, आर दे एंजॉइंग द लाइफ। तो ये मेरा रूटीन होता है। एंड बाय 6 आई एम डन फॉर द डे एंड आई गो टू द जिम एंड बाय 8 PM 9 PM आई एम बैक फ्रॉम द होम एंड सेम थिंग। फिर बाद में मैं मूवीज़ एंड ऑल कुछ देखते रहता हूँ। इट मीन्स आप अपनी पूरी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। हाँ। सो अगर कोई स्टार्टअप ओनर है, वो चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को पूरी तरह ऑटोमेट करूं, लेकिन वो 30 दिन के अंदर वो ऐसा क्या कर सकता है कि उस पूरा अपने कंपनी के ऑपरेशन से खुद को रिमूव कर सकता है? देखो ये प्रोसेस जो है हार्ड एंड फास्ट ये नहीं कि लाइक मैं आज ही करूँगा तो एकदम हो, ऐसा नहीं है। मिस्टेक्स होगी, हर एक कंपनी का सिस्टम अलग है, उसमें भी गलती होगी। आपकी टीम भी मैटर करती है, क्या वो आज की डेट पे रेडी है। आप एज अ फाउंडर रेडी हो, सबसे पहले आपको आपके टीममेट को भी रेडी करना होगा। सबसे पहले तो आता है कि लाइक टीममेट्स को क्लैरिटी देना पड़ता है कि लाइक यार आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। बाद में अगेन पूरे कंपनी के SOPs बनाने पड़ते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं कि लाइक SOPs बनाने पड़ते हैं। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग SOP होता है कि ये इस तरीके से होता है। थर्ड है वीडियोस बनाना कि लाइक ये पूरा बिजनेस कैसे रन होगा, पहले क्लाइंट आएगा तो कैसे ट्रीट करना है ऑल करना। एंड इमीडिएटली सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। पहले आप एक चीज़ को ये करो, फॉर एग्जांपल आपके पास सेल्स है, आप पहले मंथ में सेल्स के डिपार्टमेंट पे ऑटोमेट करने की कोशिश करो उसको। एक बार वो हो गया फिर आप दूसरे डिपार्टमेंट के पीछे लगो। तो वीक बाय वीक होगा। पहले मान के चलो स्टार्टिंग 1-2 वीक्स में आपका सेल्स का डिपार्टमेंट ऑटोमेट हो गया, उसके बाद आप दूसरा डिपार्टमेंट ऑटोमेट करने के लिए ट्राई करो। तो ऐसा वो होगा, इमीडिएटली नहीं होगा, 90 डेज़ तो उनको टाइम देना ही पड़ेगा उसके लिए। तो अगर कोई फाउंडर है जो पूरी तरह ऑटोमेशन पे उसने डाल भी दिया, फिर भी वो उस टीम से अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा है, तो ऑटोमेशन किया ही नहीं उसने। नहीं मतलब ऑटोमेशन पे चल रहा है कंपनी, हाँ, लेकिन वो खुद को उनसे डिटैच नहीं कर पा रहा। डिटैच मतलब कैसे डिटैच? मतलब वो फिर भी इन्वॉल्व रहता है। अगर तो उसने ऑटोमेशन किया ही नहीं ना। अगर वो ऑटोमेशन करता तो सबसे पहले वो बाहर पड़ता। तो उसको देखना पड़ेगा कि लाइक कौन सा एरिया है, क्या वो सेल्स है, क्या वो सेल्स में उसका मैक्सिमम टाइम जा रहा है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा खुद का दिन पूरा, अलग अलग डिपार्टमेंट के। क्या वो क्लाइंट वर्क है, क्या वो दिन भर क्लाइंट का काम करते बैठ रहा है, तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा उसमें। जब आपने अपना बिजनेस मैनुअल से ऑटोमेशन पे शिफ्ट किया, तो सबसे पहले आपने कौन से डिपार्टमेंट को ट्राई किया ऑटोमेशन पे डालने के लिए? सर्विस पार्ट, जो क्लाइंट को सर्विस देना है या फिर जो मेन एग्जीक्यूशन का काम है बैकएंड का, उस डिपार्टमेंट पे हमने सबसे पहले ध्यान दिया। उसके बाद हमने ध्यान दिया कि लाइक और क्लाइंट की एफिशिएंसी कैसा बढ़ा सकते हैं, मतलब क्लाइंट्स को और बेटर सर्विस कैसा दे सकते हैं, उस पर हमने वर्क किया। थर्ड हमने फिर सेल्स पे वर्क किया। तो ऐसे एक एक करके ही आपने सब कुछ ऑटोमेशन पे वो वही प्रोसेस होता है कि आप इमीडिएटली सारी चीज़ें करने जाओगे तो लाइक एक बहुत फेमस बुक है, इफ़ यू रन बिहाइंड 2 रैबिट्स यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड लाइक कैच एनी रैबिट। यस। सो इफ़ यू जस्ट रन बिहाइंड 1 रैबिट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप उसको पकड़ लो। तो उस फाउंडर के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो बर्नआउट हो चुका है लेकिन फिर भी ऑटोमेशन पे डालने से डरता है? पहले तो उसको एक ब्रेक चाहिए। अच्छा सा ब्रेक ले ले, वापस से उसका जो गोल है, जो ड्रीम है, वापस से वो ड्रीम को जगाए कि वापस से खुद के लिए स्टेटमेंट्स बनाए। इवन आज की डेट पे मैं विजन स्टेटमेंट्स लिखता हूँ कि मैं आने वाले 1 साल में क्या करना चाहता हूँ। तो सर अभी मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है, जो भी अभी नए स्टार्टअप ओनर से, बिजनेस ओनर से, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, सबसे मेन किसी बिजनेस को लगता है ग्रो करने के लिए, वो है सेल्स, पैसा। पहला है जब आपके पास पैसा आने लग गया अच्छे से, तो पैसा कैसे आएगा, वो है लीड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स जनरेट करना आप स्टार्ट कीजिए आपके बिज़नेस के लिए। जितने ज़्यादा आप लीड्स जनरेट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप स्केल कर सकते हो आपके बिज़नेस को। दूसरा है लेट्स से अगर आप दिन का डिसाइड करते हो लाइक मैं 20 लीड जनरेट कर सकता हूँ, 20 में से एटलीस्ट 5-6 लोग बिजनेस मतलब मीटिंग्स के लिए आपके साथ आ सकते हैं और उसमें से कुछ क्लोजेस हो सकते हैं। सो आपको मिनिमम एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लीड्स आपके बिजनेस के अनुसार जो भी आपका गोल है वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो उतनी लीड्स आपको जनरेट करने ही करने ऑन अ मंथली बेसिस। सेकेंडली, आप सारी चीज़ें जो है एक SOPs बना दो। आप ChatGPT पे जाओ और आप SOP बनाओ अलग अलग आपके टीममेट्स के लिए। आप बस डालो क्रिएट अ SOP फॉर आपका जो भी पर्सन का रोल है कंपनी में, आप उसके लिए SOP बनाओ। तो सबसे पहला टास्क आप ये कीजिए एंड वो टास्क डालने के बाद आप ChatGPT को पूछो हाउ कैन आई डेलीगेट दिस टास्क, और
वो फिर आपको हेल्प करेगा एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए। और थर्ड है, आप लूम पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो कि लाइक हर डिपार्टमेंट के लिए क्या होना चाहिए प्रोसेस वर्क करने के लिए। एंड ट्राई करो, आप अच्छे लोगों को हायर करो एंड उनको ट्रेन करो एंड आप उन्हें डेलीगेट करना स्टार्ट करो ताकि आप इजीली आपका बिजनेस स्केल अप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी अच्छी वैल्यू दी हमारे ऑडियंस को। आई होप हमारे ऑडियंस को ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच रविंद्र फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस मोस्ट पॉडकास्ट। वेलकम। मैं भी हमारे ऑडियंस को कहना चाहूँगा, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप फाउंडर है या फ्रीलांसर है, जो कुछ भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और सर से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं सर का सोशल मीडिया अकाउंट्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वहाँ पे डायरेक्टली उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपका ज़रूर आंसर करें आपको। Yes, आप thank you. हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? यस, सो रविंद्र इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। वो ट्राई कर रहे हैं कि लाइक कुछ नया करने के लिए इस चीज़ में। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए रविंद्र जी को एंड कीप ऑन लिसनिंग टू व्हाट लाइक ही इज़ ब्रिंगिंग न्यू गेस्ट। एंड आपके माइंड में भी कोई गेस्ट है, आप रविंद्र को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो फॉर इन्वाइटिंग हिम फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट।